आज की स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। सोचो क्या हो अगर आपको पता चले कि आपके जैसा दिखने वाला इंसान आपके ही शहर में रहता हो और आप दोनों के हालात काफी अलग अलग हो। ओके, तो इससे ज्यादा स्पॉइलर नहीं दूंगा, लेकिन कहानी को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लो, हमारे 100 के होने वाले ही है। ठीक है, फिर कहानी को शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम कुछ बुलीज को देखते हैं जो एक बच्चे को स्कूल रूप से गिराने की ट्राई कर रहे थे। एक बुली उसके टाई को धीरे धीरे काट रहा था ताकि वो नीचे गिर जाए। ये सब देखकर एक लड़की कहती है, अब तुम सबका ज्यादा हो रहा है, अगर ये सही में नीचे गिर गया तो मैं जा रही हूँ टीचर को बताने। तभी उस लड़की के सामने से एक लड़का गुजरता है जो कि हमारा मेन लीड है। वो जाते ही बुली के कानों में हेडफोन पहना देता है और उससे पूछता है, क्या तुम्हें मेरी वॉइस सुनाई दे रही है? जिस पर वो बुली गुस्से में जवाब देता है, हाँ मुझे सुनाई दे रहा है। तब वो कहता है, मैंने इसे इसलिए खरीदा था क्योंकि ये नॉइस कैंसिलेशन हेडफोन था, मगर अब लगता है मैंने गलत हेडफोन ले लिया है। ये कहकर वो उसे पंच मार कर नीचे गिरा देता है। अब हम कुछ देर पहले का सीन देखते हैं जहां हमारा मेन लीड मस्त गाने सुन रहा था। तभी उसे इस बुली की आवाज आने लगती है जिससे उसे पता चलता है उसका हेडफोन डिफेक्टिव है। अब हमें पता चलता है इसका नाम माजिनो है। लास्ट ईयर माजिनो को स्कूल से निकाल दिया गया था एक एक्सीडेंट की वजह से। माजिनो उन सभी को अपना हेडफोन दिखा रहा था, तभी वो बुली उसके ऊपर अटैक कर देता है, मगर माजिनो अपने सामने एक बुली को ले आता है जिस वजह से वो बच जाता है और उस दूसरे बुली के सिर से खून निकलने लगता है। उसके बाद वो एक एक करके सभी बुलिस को खत्म कर देता है। फिर वो पूछता है, अब तुम सब क्या करने वाले हो? तुम्हारे कारण ही मेरा हेडफोन टूट गया। ये सुनकर बुली होने वाला बच्चा बोलता है, क्या मैं तुम्हें न्यू हेडफोन खरीद कर दे दूं? जिसपे वो पूछता है, मगर तुम ऐसा क्यों करोगे? तब वो बच्चा कहता है, क्योंकि मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। ये सुनकर माजिनो बोलता है, इन्हीं हरकतों के कारण ही तुम बुली होते हो। इधर वो लड़की ब्लश करते हुए माजिनो की चुपके से फोटो ले लेती है और ये सीन ही कट होता है। अब हमें उसी लड़की को दिखाया जाता है, इसका नाम येजी है। जहाँ येजी माजिनो की फोटो को देखते हुए कहती है, लास्ट ईयर इसने स्कूल आते ही अपने सीनियर से पंगा ले लिया था, मगर स्कूल ने इस बात को दबा दिया था ताकि उनके स्कूल का नाम बदनाम ना हो। मगर मुझे उसकी इंस्टा आईडी मिल क्यों नहीं रही? कहीं ये कोई भूत तो नहीं है? फिर वो बोलती है, मगर येजी किसी से कम नहीं है, मैं इसे ढूंढ कर ही रहूंगी। मैंने इसकी एक फोटो ले ली थी, इससे मैं सर्च करके उसके बारे में पता लगा सकती हूँ। तभी येजी को उसकी आईडी मिल जाती है। उसका इंस्टा आईडी काफी हिडन था। फिर वो बोलती है, मुझे इसकी आईडी पता करने में पूरी रात लग गई, मगर क्या इसका नाम संग है? मगर इसने इंस्टा के कैप्शन में इतने चीजी लाइंस क्यों लिखे हैं? क्या आज इसका बर्थडे है? चलो कम से कम मुझे इसका आईडी तो मिल गया। अब ये कहाँ रहता है मैं इसका पता लगा लूंगी। बस तुम मेरा वेट करो और देखते जाओ मैं क्या कर सकती हूँ। अब हम स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ माजिनो येजी के बगल में बैठा हुआ था। उसे पता चलता है माजिनो इस साल फेल हो गया है और इसी वजह से अब वो उसे क्लास में ही पढ़ेगा। फिर टीचर सबको कहते हैं, किसी को भी इसे सीनियर की तरह ट्रीट करने की जरूरत नहीं है, आज से ये तुम्हारा क्लासमेट है। फिर वो माजिनो से बोलते हैं, माजिनो तुम कल से स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर आओगे। इधर हम देखते हैं बहुत से गर्ल्स उसकी फैन बन जाती है स्कूल के फर्स्ट डे पर ही। अब हम येजी को देखते हैं जो माजिनो को हैप्पी बर्थडे विश करते हुए कहती है, क्या मैं तुम्हें याद नहीं हूँ? मैंने तुम्हें कल इंस्टा पर फॉलो किया था, तुम मुझे फॉलो बैक करना मत भूलना। वैसे मेरा नाम येजी है। ये सुनकर माजिनो शॉक्ड होते हुए पूछता है, तुम्हें मेरा बर्थडे कैसे पता? जिस पर वो कहती है, क्योंकि मैं तुम्हें इंस्टा पर स्टॉक कर रही थी। ये सुनकर माजिनो उसे बताता है उसका कोई इंस्टा आईडी नहीं है। तब येजी उसे उसका इंस्टा आईडी दिखाती है। ये देखकर माजिनो कहता है, ये मेरा फेस तो है, मगर ये सभी फोटोज मैंने नहीं लिया। ये सुनकर येजी शॉक्ड होते हुए पूछती है, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? अब सीन शिफ्ट होता है संग पर, जो बिल्कुल माजिनो की तरह दिखता है। उसके इंस्टा आईडी का कैप्शन पढ़ते हुए एक बंदा कहता है, तुम्हारी जिंदगी यहाँ पर मौत और लाइफ के बीच में जूझ रही है और तुम्हें शेक्सपियर बनना है। ये सुनकर संग उससे अपना फोन मांगता है, मगर वो पीले बाल वाला लड़का उसे मारते हुए कहता है, मुझे और पैसे ला कर दो। फिर वो उसके सभी पैसे छीन लेता है। यहाँ उस बुली को पता चलता है ये बंदा जिन फैमिली से है, मतलब ये बहुत ही अमीर है। एक तरह से उसके हाथ गोल्डन स्पून लग गया था, जिस वजह से वो उसे खूब मारता है और शाम तक पैसे लाने को कहकर वहाँ से जाने लगता है। अब सीन शिफ्ट होता है माजिनो पर, जो मस्त टेरेस पर सो रहा था। फिर वो येजी से पूछता है, येजी तुम मुझे यहाँ पर फॉलो करके क्यों आई हो? जिसपे वो कहती है, मुझे अभी भी बिलीव नहीं हो रहा, मुझे लगा था ये फोटोज तुम्हारे हैं और ये फोटोज कितने फैंसी है। मुझे लगा था कि ये कोई मॉडल होगा, मगर ये बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता है। क्या हमें उसे ढूंढना चाहिए? तब माजिनो उससे पूछता है, आइडिया सही है, मगर तुम उसे कैसे ढूंढोगी? फिर येजी उसे बताती है, एक बार मुझे एक आदमी स्टॉक कर रहा था, बाद में जब पुलिस वालों ने इन्वेस्टिगेट किया तब उन्हें पता चला कि उस आदमी ने मेरी फोटोज के बैकग्राउंड को देखकर मेरे घर का आइडिया लगा लिया था। ये सुनकर माजिनो कहता है, ये सब कहना आसान है लेकिन रियलिटी में बहुत ही मुश्किल है। तुम्हें पता ही होगा हमारा सिटी कितना बड़ा है,
तभी येजी को एक फोटो देखकर पता चलता है वो कहाँ रहता है। फिर होना क्या था, वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं उस बंदे को ढूंढने के लिए। तभी एक टीचर टेरेस पर आकर माजिनो को थप्पड़ मार देते हैं और ये सीन यहीं कट होता है। अब हमें टीचर ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमें पता चलता है कल वाले बुली ने अपने पेरेंट्स को बुला लिया था और टीचर उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं ऐसा तो होता रहता है। तब उसके पेरेंट्स गुस्से में कहते हैं इस अनाथ को कैसे पता होगा क्या सही होता है क्या गलत। ये सुनकर माजिनो को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसके पेरेंट्स को पट से हेडशॉट मार देता है। उस एक हेडशॉट से ही वो बंदा हॉस्पिटल पहुंच जाता है। मगर हम सुनते हैं कि माजिनो को यहाँ से ट्रांसफर लेकर दूसरी जगह जाना होगा। ये सब देखकर एजी तो हैरान थी कि ये सब क्या हो गया। फिर वो कहती है मैं वो वीडियो दिखाकर तुम्हारा ट्रांसफर रुकवा दूंगी, गलती उसकी थी ना कि तुम्हारी। मगर माजिनो उसे ऐसा करने से मना कर देता है और बताता है वैसे भी उसे वापस से ऑर्फनेज जाना होगा। वैसे ही मैं जैसे ही पैदा हुआ था वैसे ही मुझे एक ऑर्फनेज के बाहर फेंक दिया गया था। ये बिल्कुल एक कार्टून की स्टोरी की तरह लग रहा होगा मगर ये सब सच है और ये मेरे साथ हुआ है। ये सुनकर येजी कहती है फिर इस संग का क्या होगा, हमें इसे ढूंढना चाहिए, ये सही में एक अमीर लड़का लगता है। तभी माजिनो को अपने केयर टेकर की बात याद आती है जो उससे पूछ रही थी आखिर तुम अपने पेरेंट्स को क्यों ढूंढना चाहते हो, हम तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखते तो है। फिर वो प्रेजेंट में कहता है उसका बर्थडे उसी दिन आता है जिस दिन मेरा बर्थडे आता है, हो सकता है वो मेरा डॉपलगैंगर होगा। ये सुनकर येजी हैरान होते हुए कहती है अगर वो तुम्हारा डॉपलगैंगर है तो तुम उसकी तलाश मत करो, नहीं तो उसके सामने आते ही तुम मर जाओगे। डॉपलगैंगर उसे कहते हैं जिसका फेस बिल्कुल आइडेंटिकल होता है और ऐसा माना जाता है कि जब दो डॉपलगैंगर एक सामने आते हैं तब उनमें से एक बंदा मर जाता है। उसकी बातें सुनकर माजिनो उसके करीब जाते हुए कहता है क्या तुम आज फ्री हो, क्यों ना तुम मेरे साथ बाहर चलो। ये सुनकर येजी कहती है क्या तुम मेरे साथ इतनी जल्दी बाहर जाना चाहते हो। तब माजिनो कहता है तुम क्या बात कर रही हो, तुमने ही तो कहा था तुम उसका घर जानती हो, तो क्यों ना तुम भी मेरे साथ उसका पता लगाओ। तब वो कहती है क्या सही में तुम उसे ढूंढना चाहते हो, 1 मिनट, वहाँ जाने में 2 घंटे लगेंगे, रुको 1 मिनट मैं अपने पेरेंट्स को कॉल करके आती हूँ। तब वो कहता है ठीक है मैं लाइब्रेरी जा रहा हूँ। इधर माजिनो इसलिए उसे ढूंढना चाहता है क्योंकि उसे ये बात अंदर से खा रही थी कि वो एक अनाथ है। उसे ऐसा लग रहा था क्या पता संग उसका भाई हो। फिर वो कहता है ऐसा नहीं है, मुझे असली वाली जिंदगी पसंद नहीं है, मगर क्या होता अगर मेरी भी एक फैमिली होती, मेरे पेरेंट्स भी मुझे प्यार करते, ऐसा होने के बाद भी क्या फिर भी मैं एक ऐसा इंसान होता। अब सीन शिफ्ट होता है संग के ऊपर जो जैसे ही घर पहुंचता है वैसे ही उसके डैड उससे पूछते हैं आज तुम लेट हो, जिस पर वो कहता है क्योंकि आज स्कूल लेट खत्म हुआ है, वैसे मॉम कहाँ पर है। तब उसके डैड जवाब देते हैं उसके बारे में मुझसे मत पूछो, वो फिर से शॉपिंग करने गई होगी। ये सुनकर वो कहता है ठीक है फिर अब रेस्ट कीजिए। तभी उसके डैड उसे रोकते हुए पूछते हैं आज कौन सा दिन है, कहीं तुम्हें ये तो नहीं लगता मैं उस दिन को भूल जाऊंगा। फिर संग कहता है आज मेरा बर्थडे है। तभी उसके डैड कहते हैं आज तुम्हारा रिजल्ट आने वाला था। फिर वो उसका रिजल्ट देखते हुए कहते हैं आज मैं तुम्हारे होमरूम टीचर से मिला था, तुम स्कूल में 9th प्लेस लेकर आए हो, मुझे तो बिलीव ही नहीं होता, तुम्हें फर्स्ट आना चाहिए था मगर फिर भी तुम 9th आए हो। आखिर मैंने तुम्हें इस बेकार से स्कूल में क्यों भेजा था, ताकि तुम सुधर जाओ। अब लगता है मुझे तुम्हें कुछ और मेंटल प्रेशर देना होगा। ये कहकर वो उसे एक अंडरग्राउंड रूम में बंद करके वहाँ से चले जाते हैं और उनके जाते ही संग रोने लगता है। तभी उसके पास एक मैसेज आता है जिसमें उसकी वीडियो थी और तभी उसका ध्यान गेट पर जाता है जो कि ओपन था। अब सीन शिफ्ट होता है येजी पर जो कह रही थी चलो जल्दी से उसे ढूंढते हैं, मैंने मॉम से कह दिया है मैं आज ट्यूशन क्लास से लेट आऊंगी, वो देखो ये पिक्चर इसी जगह पर लिया गया है। उसके बाद उन्हें प्यास लगने लगता है। तब माजिनो कुछ ऑर्डर करने जाता है। ये सुनकर येजी खुश होते हुए उसे एक ड्रिंक का नाम बताती है मगर जब स्टाफ उससे पूछती है तुम्हें क्या चाहिए तब उसे कोक के अलावा कुछ भी याद नहीं आता। फिर वो येजी से पूछने के लिए मुड़ता है मगर येजी वहाँ पर नहीं मिलती। ये देखकर वो परेशान होते हुए उसे ढूंढने लगता है। दूसरी तरफ संग भी भागते हुए कहीं जा रहा था, वो इतनी जल्दी में था कि उसने शूज भी नहीं पहना था। दूसरी तरफ कुछ पुलिस येजी को पकड़ कर ले आए थे, उन्हें लग रहा था ये संग की गर्लफ्रेंड है। फिर वो येजी के बाल खींचते हुए कहता है उसकी हिम्मत कैसे हुई एक लड़की से फ्लर्ट करने की, जब मैंने उसे पैसे मंगवाए थे। तब उसका एक साथी कहता है कहीं उसने पैसे के बदले में ये तो नहीं दे दिया। तभी वहाँ पर माजिनो आता है, उसे देखकर पुलिस को लगता है ये संग है। तभी माजिनो उसे पंच मारकर नीचे गिरा देता है। उसके बाद वो एक एक करके सभी को मारने लगता है। इधर हम संग को देखते हैं जो कि कहीं जा रहा था और इधर माजिनो उन पुलिस को मारते हुए पूछता है तुम मुझे किस नाम से बुला रहे थे। तब वो कहता है संग। अब सीन शिफ्ट होता है संग के डैड पर जिसे उसके फादर इन लॉ ने बुलाया था। वहाँ पहुँचने पर उसके फादर इन लॉ उसे सुनाते हुए कहते हैं अगर तुम्हारे बेटे के मार्क्स ऐसे ही कम होते रहे तो एक प्रिंसिपल के लिए मुश्किल होगा कि वो एक इतने बड़े यूनिवर्सिटी का लेटर साइन कर दे। जब मैंने तुम्हें अपने दामाद के रूप में एक्सेप्ट किया था तब तुम एक डॉक्टर भी नहीं बने थे, लगता
लगता है उस टाइम मैंने गलती कर दिया था, तुमने उसे लंबी हाइट के जीन के अलावा कुछ भी नहीं दिया। ये सुनकर उसके डैड सिर झुकाते हुए कहते हैं, मेरा बेटा जरूर आगे बढ़ेगा, वो एक अच्छा डॉक्टर बन के रहेगा, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। दूसरी तरफ हम संग को देखते हैं जो अपने स्कूल के टेरेस पर पहुँचता है, मगर उसे वहाँ पर कोई भी नहीं दिखता। फिर वो सभी चीजें याद करता है, कैसे उसे घर और स्कूल दोनों जगह बुली किया जाता है। फिर वो अपना फोन देखते हुए सोचता है, मैंने आज तक जितनी भी फोटोज अपलोड की है वो एक सबूत है कि मैं इस दुनिया में एग्जिस्ट करता हूँ। ये कहकर वह रूफटॉप से कूद जाता है। दूसरी तरफ माजिनो उस बुली को मारकर संग का रियल नेम पता लगा लेता है। फिर येजी कहती है, इन्हें पता नहीं है यहाँ पर क्या चल रहा है, इसलिए माजिनो इन्हें कुछ भी पता चलने मत देना। फिर वो एक बुली के बैग से डायरी निकालती है जिसमें उसने संग के स्कूल का नाम लिखा था। फिर वो दोनों वहाँ से जाने के लिए तैयार थे, मगर जाने से पहले येजी उस बुली को मारते हुए जाती है और वो उसके मेन पार्ट पे मारती है क्योंकि उसने उसे टच करने की कोशिश करी थी। फिर वो वहाँ जाने से पहले उसके जेब से थोड़े पैसे निकाल लेती है। दूसरी तरफ संग के डैड काफी गुस्से में थे, जो कि सोच रहे थे मुझे उसके यूजलेस बेटी को संभालना पड़ता है जिसे पैसे खर्च करने के अलावा कुछ भी नहीं आता। एक मैं ही हूँ जिसने संग को पाल पोस कर बड़ा किया है। तभी उन्हें रोड पर माजिनो जाते हुए दिखता है। उसे देखकर वो सोचते, संग यहाँ पर क्या कर रहा है, क्या मैंने गेट को सही से बंद नहीं किया था। फिर वो अपने ड्राइवर को कार रोकने को कहते हैं। तभी उसके पास उसके असिस्टेंट का कॉल आता है जो कहता है, मास्टर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है यंग मास्टर संग ने। और ये सीन यही कट होता है। अब हम उन्हीं पुलिस को देखते हैं जिनको उनका बॉस मारते हुए कहता है, क्या तुम्हें उस नर्ड ने मारा है, मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा, कहीं ये तुम सबका एक्सक्यूज तो नहीं है, जाओ अब उसे पकड़ कर मेरे पास लाओ। अब हम येजी और माजिनो को देखते हैं जो उसके स्कूल पहुंच गए थे। येजी उसके स्कूल को देखकर कहती है, वैसे संग तो दिखने में बहुत ही अमीर है, मुझे लगा था वो एक एलाइट स्कूल में जाता होगा, लेकिन ये कितना बेकार स्कूल है, मगर ये उसके घर के पास है, इसलिए शायद उसके पेरेंट्स ने उसे इस स्कूल में भेजा होगा और वो इसके बाद हैंकॉक यूनिवर्सिटी में जाएगा। ये सब सुनकर माजिनो हैरान होते हुए पूछता है, तुम्हें ये सब कैसे पता। तब वो कहती है, मॉम्स कैफे इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए बेस्ट होता है। तभी माजिनो उसे अपने पास खींच लेता है क्योंकि बगल से एम्बुलेंस जा रहा होता है, वो भी बहुत ही स्पीड में, मगर उन्हें पता नहीं चलता आखिर ये एम्बुलेंस यहाँ पर क्यों आई है। तभी माजिनो को नीचे एक बड़ा बैज दिखता है जिसमें संग का नाम लिखा था और वहाँ पर एक फोन भी पड़ा हुआ था। ये देख कर वो समझ जाता है इस बिल्डिंग से नीचे गिरने वाला बंदा संग है। फिर वो उस एम्बुलेंस के पीछे भागने लगता है, लेकिन तभी उसके ऊपर कोई अटैक कर देता है, मगर माजिनो उसके अटैक को रोक लेता है। फिर पुलिस आपस में बात करते हुए कहते हैं, ये वही है। इधर माजिनो गुस्से में कहता है, ओए मोटे सुअर यहाँ से चले जा, इससे पहले कि मैं तुझे जान से मार दूं। अब सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल में, जहाँ उनका असिस्टेंट बताता है, हमें यंग मास्टर स्कूल के प्लेग्राउंड में मिले थे, उनकी हालत काफी क्रिटिकल है, मैंने ये बात अभी आपके वाइफ को नहीं बताया, क्यों ना आप इन्हें अपने फादर इन लॉ के हॉस्पिटल में भेज दे, वहाँ पर इनकी सर्जरी अच्छे से होगी। ये सुनकर वो गुस्सा होते हुए कहता है, क्या तुम मेरा करियर खत्म होते हुए देखना चाहते हो, जल्दी से हॉस्पिटल के डायरेक्टर को कॉल लगाओ। कुछ देर बाद उनका असिस्टेंट बताता है, आपने जैसा कहा था वैसा मैंने कर दिया और मैंने हॉस्पिटल का फीस भी भर दिया है। फिर वो कहते हैं, संग को सबसे पहले स्कूल ग्राउंड में देखा गया था, जल्दी से कार निकालो और उसके पास चलो। फिर वो मनी मन सोचते हैं, आखिर इस गवार ने क्या कर लिया, इसे आज तक किसी चीज की कमी नहीं हुई, फिर भी इसने ये रास्ता अपनाया। अब हम वापस से माजिनो को देखते हैं जो उन बुली से फाइट कर रहा था। फिर एक बुली उससे कहता है, हम दोनों ने साथ मिलकर कितना अच्छा टाइम स्पेंड किया था, मुझे उसी वक्त तुझे खत्म कर देना चाहिए था। ये कहकर वो उसे मारता है, मगर माजिनो उसका पंच बड़े ही आसानी से ब्लॉक कर देता है। फिर माजिनो उसकी हड्डी को तोड़ते हुए कहता है, एम्बुलेंस यहाँ पे नहीं रोकी, इसका मतलब वो पास के ही हॉस्पिटल में गए होंगे, तुम मेरे रास्ते से जल्द हट जाओ। ये कहकर वो उसे दूर मारकर फेंकता है, जिसे देखकर सब शॉक्ड होते हैं। तभी वो पीले बाल वाला मौका देखते ही येजी को पकड़ने के लिए जाता है, मगर येजी उसका बाल पकड़कर खींचने लगती है और कहती है, तू वापस से आ गया, लास्ट टाइम तुझे समझ नहीं आया, अब मैं तुझे तेरे सेंस में लाके रहूंगी। तभी कुछ पुलिस उसकी तरफ आने लगते हैं। ये देखकर येजी कहती है, अगर तुम नहीं चाहते तुम्हारे दोस्त के बाल उखाड़ लूं तो चुपचाप वहीं पे खड़े रहो। फिर वो उसके बाल खींचते हुए उसे गेट में लड़ा देती है और माजिनो के पास आते हुए कहती है, एम्बुलेंस उस साइड गया है, चलो जल्दी से वहाँ चलते हैं। तभी वहाँ पर मेन बुली आता है जिसका नाम गिंचोल है। उसे देखकर येजी कहती है, आखिर ये सब एक साथ यहाँ पर कैसे आ गए। तभी गिंचोल उसे पंच मारकर दूर फेंकता है। फिर वो माजिनो के पास आकर कहता है, तू तो नर्ड हुआ करता था, मगर ऐसा लग रहा है जैसे तेरे अंदर कोई सुपर पावर आ गया है। तभी माजिनो उसे पंच मारता है, मगर वो उसके पंच को डॉच कर देता है, लेकिन माजिनो अचानक से एक और पंच मारता है जो उसे लग जाता है। तभी उन सभी के फेस पे रोशनी पड़ती है, ये कार की हेडलाइट की रोशनी होती है, जिसे देखकर वो सभी वहाँ से भागने लगते हैं, मगर माजिनो वहीं पे खड़ा रहता है। फिर उस कार से संग के फादर निकलते हैं, जो देखते हैं कुछ पुलिस खड़े हैं और एक लड़की बेहोश है। फिर वो माजिनो के पास आकर पूछते हैं, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई, और उसे गले लगाते हुए कहते हैं, बेटा तुम कहाँ चले गए थे, तुम्हें पता भी है मैं कितना
इतना परेशान था। ये कहते हुए वो एक एविल सा फेस बनाता है। इधर माजिनो सोच में पड़ जाता है, क्या ये अपने बेटे को पहचान नहीं पाया। अब ये सीन यही शिफ्ट होता है पावरफुल लोगों की तरफ, जहाँ वो पूछ रहे थे आखिर ये गिंचोल कहाँ पर रह गया। तब वो बंदा खून को चाटते हुए कहता है, कुछ तो इनक्रेडिबल होने वाला है, मैं इतने टाइम से बोर हो गया था, अब समय आ चुका है स्कूल को ऊपर से नीचे करने का। अब सीन शिफ्ट होता है संग के फादर के पास, जहाँ वो स्कूल प्रिंसिपल, चेयरमैन और गार्ड्स को घूस देकर उनका मुंह बंद करवा देता है। इधर उनका मैनेजर माजिनो और येजी को कहीं लेकर जा रहा था। अब हम येजी को देखते हैं जब उसकी आंखें खुलती है, तब वो अपने आप को हॉस्पिटल में पाती है। तभी उसके पेरेंट्स वहाँ पर आते हैं और उससे पूछते हैं, तुम्हें क्या हुआ और तुम इतनी दूर हॉस्पिटल में क्या कर रही हो, तुम तो एकेडमी से लेट आने वाली थी ना। उनकी बातें सुनकर येजी पूछती है, तुम सब कौन हो। तब डॉक्टर कहते हैं, इसे शॉक लगा है, इसलिए हो सकता है ये सब कुछ भूल गई हो, आप इसे घर लेकर जाइए, ये सही हो जाएगी, कुछ ही दिन में सही हो जाएगी। ये सुनकर उसकी माँ उसे गले लगा लेती है। तब हम येजी के फेस पर एक क्रीपी सी स्माइल देखते हैं। फिर उसके पेरेंट्स पूछती है, ये यहाँ पर कैसे आई। तब डॉक्टर कहता है, ये यहाँ पर एक स्टूडेंट के कार में आई थी। दूसरी तरफ हम माजिनो को देखते हैं, जो कि संग को देख रहा था, जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। तभी वहाँ पर उसके डैड आते हुए कहते हैं, तुम तो संग को देखकर बिल्कुल भी शॉक नहीं हो। तब माजिनो कहता है, आप भी तो मुझे देखकर शॉक नहीं हो, कहीं आपने मेरे बारे में सब कुछ पता तो नहीं कर लिया, आपको पता है मैं संग नहीं हूँ, फिर आपने मुझे गले क्यों लगाया था। तब वो कहते हैं, ये सब समझाने का टाइम नहीं है, मैं सीधा पॉइंट की बात करता हूँ, तुम मेरे बेटे बनकर रहोगे कुछ टाइम के लिए, आज से तुम संग होने वाले हो। ये सुनकर माजिनो हंसने लगता है। तब वो कहते हैं, इसमें हंसने वाली क्या बात है, मैं प्रॉब्लम में पड़ जाऊंगा अगर मेरा बेटा ऐसा ही लेटा रहा तो। तब माजिनो पूछता है, क्या आप मुझे नहीं बताने वाले आपके बेटे और मेरे में क्या रिलेशन है। उसकी बातें सुनकर वो कहते हैं, अगर तुम इतने क्यूरियस हो तो मेरे ऑफर को एक्सेप्ट कर लो, फिर मैं तुम्हें एक एक करके सब बताऊंगा, तुम अपना सामान लेकर मेरे घर पर शिफ्ट हो जाओ। उनकी बातें सुनकर माजिनो सोचता है, ये संग का असली बाप नहीं हो सकता, असली पेरेंट्स ऐसे बातें नहीं करते। सच्चाई तो ये है कि मैं अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स को ढूंढ नहीं रहा था, मैं तो ये पता लगाना चाहता हूँ कि आखिर मेरी किस्मत ऐसे क्यों है। मुझे फर्क नहीं पड़ता आखिर ये कैसा है, मुझे ऐसे कॉम्प्लिकेटेड चीजों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। फिर वो वहाँ से जाते हुए कहता है, ठीक है अगर नहीं बताना चाहते हो तो मत बताओ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये देखकर वो बंदा हंसते हुए कहता है, संग तुमसे कल मिलते हैं। फिर वो अपने मैनेजर से कहते हैं, मैंने इसे इसलिए छोड़ दिया था ताकि ये एक दिन मेरे काम आ सके। फिर मैनेजर कहता है, आपने जो कहा था वो मैंने प्लान कर लिया है, और आपने कहा था ना संग के एक्सीडेंट के बारे में पता लगाने को, मैंने होमरूम टीचर को बुलाया था बात करने के लिए, उन्हें इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, ऐसा लगता है कि वो उन पुलिस के द्वारा परेशान किया जाता था, मैं इसके बारे में और पता लगाता हूँ। तब डैड कहते हैं, रहने दो, ऐसा करो तुम माजिनो को यहाँ पर लेकर आओ, ऐसा लग रहा है जैसे वो सब फाइट करके बड़े हो रहे हैं, हम तो उन जैसे एक भी ठग को मार नहीं पाएंगे, कमजोर लोग हमेशा से पिटते आ रहे हैं और पिटते रहेंगे। इधर माजिनो सोच रहा था, वो इंसान खुश नहीं था, मगर मेरा घर काफी वार्म है, आखिर वो संग उस रूफ टॉप पर क्या कर रहा था, मुझे फर्क नहीं पड़ता, अगर हम ट्विंस नहीं है तो उसका मेरे से कोई भी वास्ता नहीं है, मुझे उसके बारे में अब और नहीं सोचना चाहिए। तभी वो एक ग्रैंडपा से पूछता है, मुझे किस साइड जाना होगा सियोल पहुंचने के लिए। तब वो कहते, ऐसा करो मेरा सामान उठाओ और मुझे फॉलो करो, वैसे भी तुम अभी यंग हो। उनकी बातें सुनकर माजिनो सोचने लगता है, आखिर इनके बैग में ऐसा क्या है जो ये इतना भारी है, कहीं इनके बैग में पत्थर तो नहीं है। तभी ग्रैंडपा अचानक से कहते हैं, अवॉइड करो। ये सुनकर माजिनो कहता है, क्या अवॉइड करना है, लड़की को या फिर कुछ और को। तभी अचानक से उसके ऊपर वो बुली हमला कर देता है और उसके सिर पर मार के नीचे गिरा देता है। तब ग्रैंडपा उन बुलिस को रोकने का ट्राई करते हैं, मगर वो सब उनके साथ ही बदतमीजी करने लगते हैं। तब माजिनो खड़ा होते हुए ग्रैंडपा को थैंक्स कहता है, क्योंकि उनके बैग की वजह से उसकी लाइफ बच गई थी। फिर वो एक एक करके सभी पुलिस को खत्म कर देता है और पीले बाल वाले को खींचते हुए ट्रेन के पास ले जाता है। अब हम देखते हैं कि उस ट्रैक पर तेजी से ट्रेन आ रही थी और वो बुली रोते हुए अपनी जान की भीख मांग रहा था। फिर माजिनो कहता है, मुझे तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछने हैं, अगर तुमने उसके सही जवाब दिए तो आज तुम जिंदा बच जाओगे। अब बताओ, आखिर मुझे रूफ टॉप पर लेकर कौन गया था। ये सुनकर वो बुली चिल्लाते हुए पूछता है, आखिर तुम क्या बात कर रहे हो। तब माजिनो कहता है, तुम्हारा मतलब क्या है, उस दिन मुझे मतलब संग को रूफ टॉप पर ले जाकर धक्का किसने दिया था। तब पीले बाल वाला कहता रह जाता है, मुझे तुम्हारी बात समझ नहीं आ रही, ऊपर से वो देखो ट्रेन भी आ रही है और मुझे कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा, जल्दी से मुझे यहाँ से हटाओ। उसकी ये बातें सुनकर माजिनो उसे अपनी तरफ खींच लेता है और सोचता है, अब मुझे क्या करना चाहिए, वैसे भी मुझे संग से कोई मतलब रखना नहीं चाहिए। अब सीन शिफ्ट होता है डॉक्टर के पास, जहाँ वो संग को देखते हुए कहते हैं, मुझे नहीं पता ये कब होश में आएगा, अब तो कोई चमत्कार इसे बचा सकता है। तब उसके डैड कहते, नहीं, चमत्कार तो पहले ही हो चुका है। अब हम माजिनो को देखते हैं, जिसकी आंखें ऑर्फनेज में खुलती है, जहाँ उसे पता चलता है उसे तो स्कूल
स्कूल से एक्सपेल कर दिया गया है। इसका मतलब उसे अब स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। अब हम उसे ऑर्फनेज के केयर टेकर से बात करते हुए देखते हैं, जिसे माजिनो अपनी मॉम मानता है। वो उससे पूछती है, आखिर तुम कल कहाँ पर थे? फिर वो जवाब देता है, मुझे कुछ काम था। तब उसकी मॉम कहती है, मुझे पता है तुम्हें स्कूल से निकाल दिया गया है, मगर तुम चिंता मत करो, मैं वहाँ जाकर बात करूंगी। ये सुनते ही माजिनो के मुंह से जूस बाहर निकल जाता है। वो हैरान होता है कि इन्हें ये बात कैसे पता। फिर मॉम कहती है, तुम्हें एक साथ रिपीट करना पड़ा, मगर कोई बात नहीं, मुझे तुम्हारे ऊपर बिलीव है। तुम कभी कोई गलत काम नहीं करोगे। जब तुम बड़े हो जाओगे तब तुम्हें यहाँ से जाना होगा, मगर मुझे विश्वास है तब तक तुम अपने पैरों पे खड़े हो चुके होगे। तभी वहाँ पर कुछ लोग आते हैं जो उस पर हमला कर देते हैं और साथ ही साथ पूरे ऑर्फनेज को आग लगाने लगते हैं। ये देखकर मॉम सभी बच्चों को वहाँ से निकलने को कहती है। अब हमें पता चलता है ये किसी और का काम नहीं बल्कि उसी इंसान का काम है जिसे मारकर माजिनो ने हॉस्पिटल में भेज दिया था। यानी है उसी बुली का बाप है जिसने माजिनो को अनाथ कहा था। फिर वो माजिनो को एक रॉड से मारने लगता है और उसके करीब जाते हुए कहता है, क्या तुझे अब रियलाइज हुआ एडल्ट्स कितने खतरनाक होते हैं? उसके बाद वो पूरी जगह को आग लगाने के लिए लाइटर फेंक देता है। तभी वहाँ पर कोई फायर एक्सटिंग्विशर यूज करता है, जिस वजह से वो लाइटर बुझ जाता है। ये काम किसी और ने नहीं बल्कि संग के फादर ने किया था। वो माजिनो से बोलते हैं, मैंने बोला था ना हम फिर से मिलेंगे। तब माजिनो गुस्से में कहता है, ये मत बोलना कि ये काम तुम्हारा है और तुम इनके साइड हो। जिस पे उसके डैड बोलते हैं, तुम्हें क्या लगता है मैं उनकी तरह कोई ठग हूँ? मैंने जिन्हें कॉल किया था वो लोग आते ही होंगे। और देखते ही देखते वहाँ पर पुलिस आती है। उन्हें देखकर माजिनो शॉक्ड होता है और सोचता है, क्या ये बंदा मेरी हेल्प करने वाला है? मगर पुलिस वाला उल्टा उसके मॉम को पकड़ लेता है, उनके ऊपर झूठे चार्जेस लगाकर। जो देखकर माजिनो चिल्लाते हुए कहता है, आखिर तुम क्या कर रहे हो? तब डैड बोलते हैं, ओए बच्चे मेरी बात ध्यान से सुन, इस ऑर्फनेज के सभी बच्चों को पूरे वर्ल्ड में इधर उधर भेज दिया जाएगा और जिस नन को तुम मॉम कहते हो वो अपनी पूरी जिंदगी जेल में बिताएगी। वो मरने तक रोशनी को भी देख नहीं पाएगी। जिस जगह पर तुम बड़े हुए हो उसे तबाह कर दिया जाएगा और ये सब सिर्फ तुम्हारे कारण ही होगा। अब तुम क्या सोचते हो? क्या तुम अपने डैड की बात मानोगे? इधर पुलिस वाले मॉम को लेकर जाने लगते हैं। जो देखकर बुली का बाप काफी खुश हो रहा था। तभी एक पुलिस वाला उसके पास जाते हुए कहता है कि आप यहाँ पर कैसे? तब वो बोलता है, मैं तो यहाँ पर एक लैंड देखने आया था क्योंकि मुझे यहाँ एक बिल्डिंग बनवाना है। अब आप यहाँ पर है तो मैं आपके सामने इस मामले को खत्म कर देता हूँ। ये कहते ही वो माजिनो को एक थप्पड़ मारते हुए बोलता है, इसे ट्रू एजुकेशन कहते हैं। मुझे लगा था तो बिना बाप के बड़ा हुआ है। जिस नन ने तुझे बड़ा किया है उसने सभी तरह के बुरे काम किए हैं। अब मैं इस पूरी जगह को तबाह कर दूंगा। अब तू कहाँ जा रहा है? मैं तुझे से बात कर रहा हूँ। फिर माजिनो अपने डैड के पास जाते हुए पूछता है, क्या आप इतने पावरफुल हो? तब वो कहते हैं, हाँ, पॉलिटिशियन, लॉयर, कोर्ट्स और पुलिस वाले सभी मेरे अंडर काम करते हैं और बहुत से हाई मेंबर्स है जो मेरी फैमिली के लिए जान भी दे सकती है। आखिर मैं तुम्हें कैसे प्रूव करूँ? तब वो कहता है, मैं समझ गया। फिर वो जाकर किम को एक बहुत ही तेज का पंच मार देता है और उसकी टूटी हुई नाक को और ज्यादा तोड़ देता है। फिर वो अपने डैड के पास जाता है और उससे कहता है, इस मामले को संभाल लो। अब हम माजिनो को देखते हैं जो अपना सामान पैक करके जाने के लिए रेडी था। फिर जाने से पहले उसकी मॉम पूछती है, क्या ये तुम्हारे बायोलॉजिकल डैड है? ये सुनकर असिस्टेंट उन्हें अपना कार्ड देते हुए कहते हैं, हम लीगल प्रोसीडर भी जल्दी कंप्लीट करने वाले हैं। अगर आपको कुछ पूछना होगा तो आप यहाँ पर कॉन्टेक्ट कर सकती हो। फिर माजिनो जाने से पहले वहाँ के बच्चों से अच्छे से रहने को कहता है। तब वो सब हाँ में जवाब देते हैं और कहते हैं, माजिनो भगवान आपकी आत्मा को शांति दे। ये सुनकर माजिनो शॉक्ड होते हुए कहता है, मैं अभी मरा नहीं हूँ। अब कुछ देर बाद माजिनो घर के बाहर पहुंच जाता है जहां वो उस बड़े से घर को देखकर काफी शॉक्ड होता है। तभी वहां पर संग की मॉम आती है और वो आते ही उसे गले लगाते हुए कहती है, मैंने सुना है तुम पढ़ाई कर रहे थे इसलिए इतने लेट आए हो। तुमने अपनी मॉम को भी कॉल नहीं किया। ऐसा लग रहा है जैसे मेरा बेटा पतला हो गया है। तुम्हें अभी ज्यादा स्टडी करने की जरूरत नहीं है। हम देखते हैं कि वो बहुत ज्यादा ड्रंक थी। ये देखकर असिस्टेंट उन्हें ऊपर लेकर जाने लगता है और उनके जाने के बाद डैड कहते हैं, ये औरत हमेशा ड्रंक रहती है या फिर शॉपिंग पे रहती है, इसलिए ये तुम्हें पहचानने वाली नहीं है। अब सेकंड फ्लोर पर चलते हैं, ये तुम्हारा रूम है। ये सुनकर उसे एक बैकग्राउंड में अमीरों वाला म्यूजिक सुनाई देने लगता है, मगर ये सिर्फ उसका भ्रम था। तभी डैड उसे संग के नाम से बुलाते हैं, मगर वो नहीं सुनता। तब वो कहते हैं, आज के बाद से तुम्हें संग नाम सुनते ही जवाब देना होगा, इसलिए इसकी हैबिट डाल लो। फिर वो पूछता है, इसकी क्या जरूरत है? तब वो कुछ बोलने ही वाले थे, तभी वहाँ पर असिस्टेंट आता है और बताता है, हमने फाउंडेशन में नर्सरी की सभी चीजें भेजने के लिए तैयार कर
ली है। ये सुनकर माजिनो इमोशनल हो जाता है क्योंकि अब उसके भाई और बहनों को अच्छी फैसिलिटी मिलने वाली थी। उसके बाद वो पूछता है क्या जो अभी मुझे दिखी थी वो मेरी रियल मॉम है। फिर उसके डैड कहते हैं अभी तुम्हें बहुत कुछ अचीव करना है और आगे का रास्ता सीधा होने वाला है, इसीलिए उन चीजों को एंजॉय करो। अभी तक तुमने एंजॉय नहीं किया था और वो सभी तुम तभी अचीव करोगे जब तुम उस बात को फॉलो करोगे जो मैं तुम्हें बोलूंगा। मैं फ्यूचर में तुम्हारे क्वेश्चन का जवाब दूंगा जब तुम मेरी बात नहीं सुनोगे। अभी के लिए असिस्टेंट किम द्वारा बताए हुए बातों को याद करना। और हाँ, तुम हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज थे एक कार एक्सीडेंट के कारण, इसीलिए अब तुम एक हफ्ते के बाद स्कूल जाओगे। फिर वो जाते हुए किम से पूछते हैं क्या तुम्हें संग का फोन मिला, जिसपे वो कहता है नहीं मगर मैं उसे ढूंढने का ट्राई कर रहा हूँ। फिर वो कहते हैं कोई बात नहीं, अब मुझे उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि इसके कारण से संग जिंदा है अभी तक। अब उनके कहने का क्या मतलब था ये तो पता नहीं चलता। अब हम एक हफ्ते के बाद का सीन देखते हैं जहां माजिनो स्कूल जाता है। तभी उसे गेट पर एक आदमी रोकते हुए कहता है संग क्या तुम सही हो। तब वो याद करता है ये तो स्टूडेंट डिपार्टमेंट का हेड है और उसके बगल में प्रिंसिपल है। फिर प्रिंसिपल उस टीचर के पास आकर कहता है मुझे संग से कुछ बात करना है इसलिए तुम यहाँ से जाओ। उसके जाते ही प्रिंसिपल उसका फेस पकड़कर कहता है मैंने सुना था तुम्हारा सर्जरी सक्सेसफुल रहा, तुम्हारा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था और इस बारे में कुछ ही लोगों को पता है, मगर तुमने ऐसा क्यों किया था। वैसे तुम्हारे फादर ने इस बारे में पूछने को मना किया था और मैंने तुम्हारे होमरूम टीचर से भी बात कर लिया है, इसलिए मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। और जब वो क्लास में जाता है तब टीचर कहते हैं संग का एक्सीडेंट हो गया था और वो आज ही डिस्चार्ज हुआ है, इसलिए उसके साथ अच्छे से बिहेव करना। इधर पीले बाल वाला बोली उसे ही देखे जा रहा था और सोचता है उस दिन ऐसी बेकार हालत में जाने के बाद इसका एक्सीडेंट हो गया था, फिर भी उसने मेरी पूरी गैंग को खत्म कर दिया, क्या ये सही में अभी ठीक है। तभी फर्स्ट पीरियड स्टार्ट हो जाता है। तब संग एक बच्चे से पूछता है क्या फर्स्ट पीरियड इंग्लिश का है। तब वो बच्चा चिढ़ते हुए कहता है ओए लूजर तू मेरे से बात मत कर। ये सुनकर माजिनो शॉक्ड हो जाता है। तभी उसे डैड की बात याद आती है जहां उन्होंने कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करने को कहा था और उसे क्लास में इनविजिबल बनकर रहने को कहा था। ये बात याद करके वो इस क्लास में ढलने की कोशिश करने लगता है। तभी वहाँ पर एक मोटा सा बुली आकर माजिनो को मारने लगता है। ये देख कर पीले बाल वाला सोचता है क्या ये इतनी जल्दी यहाँ पर आ भी गया, मुझे लगा ही था ये चुप रहने वालों में से नहीं है। तभी वहाँ पर गिंचोल भी आता है जो कि मेन बुली है। वो बोलता है हमें उस चीज को खत्म करना होगा जिसे उस दिन रोकना पड़ा था, मगर माजिनो सिर्फ इसी बात को याद कर रहा था कि उसे कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना। ये बात याद करके वो हंसने लगता है। तब बुली गुस्सा होते हुए पूछता है तू हंस क्यों रहा है। फिर माजिनो उसे अपने क्लास से जाने को बोलता है मगर वो मोटा बुली उसे उल्टा ही मारने लगता है। तब गुंचोल उससे कहता है क्या यहाँ से तू रेंगते हुए जाएगा या फिर तू मुझे एक डॉग की तरह फॉलो करेगा। तभी वहाँ पर एक टीचर आता है जिसे देखकर गिंचोल कहता है स्कूल के बाद यार्ड में जाना अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो, नहीं तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। उसके जाने के बाद बेचारा माजिनो वहीं पड़ा रहता है और क्लास में सारे बच्चे आपस में बात कर रहे थे। ये देखकर माजिनो सोचने लगता है मुझे लगा था मैं यहाँ आकर पढ़ाई करूंगा। फिर वो याद करता है उसने अपने डैड से पूछा था क्या मुझे सिर्फ स्कूल से ग्रेजुएट होना पड़ेगा। तब वो कहते हैं हाँ तुम्हें वो काम करना पड़ेगा जो मैं तुम्हें बोलूंगा। तुम्हें क्लास में ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हें ऐसे रहना है जैसे तुम क्लास में हो ही नहीं, मतलब तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं करना जिससे तुम्हारी पहचान रिवील हो जाए। फिर वो प्रेजेंट में सोचने लगता है मुझे समझ नहीं आ रहा ये कोई अपॉर्चुनिटी है या फिर कुछ और। तभी उसके बगल में बैठा चोमू स्टूडेंट कहता है तुम मेरे साथ बाहर चलोगे ताकि तुम गिंचोल से बात कर सको, नहीं तो वो बंदा यहाँ पर आकर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ये देखकर पीले बाल वाला बोली सोचने लगता है ये चोमू मरना चाहता है क्या, इसे अभी पता नहीं है ये कितना खतरनाक है। अब हम क्लास के बाहर का सीन देखते हैं जहाँ वो चोमू कूड़ा उठाते हुए कहता है मुझे तुम्हारे जैसे लूजर के साथ क्लीनिंग ड्यूटी मिला है। तब माजिनो उससे पूछता है मैं एक लूजर क्यों हूँ। तब वो बोलता है पढ़ने में सही हो और ठीक ठाक दिखते हो इसलिए तुम एक लूजर हो, तुम हमेशा झुककर चलते हो और किसी की आंखों में भी नहीं देखते। वैसे तुम्हारे दिमाग को क्या हुआ है, एक्सीडेंट के बाद तुम्हें कुछ याद नहीं है क्या, क्या तुम सही में संग ही हो। रुको मुझे एक बार देखने दो, तुम आखिर देख कहाँ रहे हो जब मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। उसकी बात सुनकर माजिनो घबरा कर वहाँ से भाग जाता है जिसपे वो चोमू उसे पकड़ते हुए कहता है क्यों क्या हुआ, तू कहाँ जा रहा है, क्या तुम उस लड़की को जानते हो। तभी वहाँ से येजी आती है जो उसे माजिनो नाम से पुकारती है। ये सुनकर माजिनो डरने लगता है कहीं उसकी पहचान रिवील ना हो जाए। फिर चोमू येजी से पूछता है क्या तुम इसे जानती हो और ये माजिनो कौन है, ये तो संग है। तब माजिनो अपना कंधा झुका लेता है और किसी की आंखों में नहीं देखता। दरअसल वो संग जैसे दिखने का एक्टिंग कर रहा था। तभी अगला पीरियड का बेल बज जाता है जिस कारण से वो चोमू बच्चा माजिनो को लेकर वहाँ से चला जाता है। इधर येजी सोचती है क्या ये सही में संग है और उसके हाथों में संग का फोन था। अब सीन शिफ्ट होता है गिंचोल पर
जहाँ उसका बॉस पूछ रहा था क्लास में क्या चल रहा है, जिसपे वो जवाब देता है कुछ नहीं, जल्दी सब ठीक हो जाएगा। फिर बॉस कहता है ये सब तुम कब तक करते रहोगे, भले ही तुम कितने भी रिच क्यों ना हो, मैं एक बार और इस बात को बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये सुनकर वो उसे लाइटर देते हुए कहता है बॉस आगे से ऐसा नहीं होगा, आप उस सनबे के बारे में ज्यादा मत सोचो। अब हम क्लास के बाद का सीन देखते हैं जहाँ बहुत सारे पुलिस चोमू बच्चे को मारते हुए पूछते हैं तुम्हारे बगल में बैठा बच्चा कहाँ पर है। तब वो बच्चा बोलता है मुझे नहीं पता, वो मेडिकल रूम में गया था, उसके बाद वो मुझे दिखाई नहीं दिया। ये सुनकर उन्हें लगता है वो उनसे बचकर भाग गया है। तभी वहाँ पर पीले बाल वाला आता है जो उनसे कहता है उस दिन जो लड़की संग के साथ थी वो मुझे दिखी है, मुझे नहीं पता वो यहाँ पर ट्रांसफर लेकर आई है या फिर नहीं। ये सुनकर गिंचोल पूछता है वो अभी कहाँ पर है। अब हम येजी को देखते हैं जिसका पीछा वही पुलिस कर रहे थे। इधर येजी भागते हुए सोच रही थी ये तो वही सब पुलिस है जो उस दिन हमें मिले थे। तभी उसके सामने से गिंचोल आता है जिसे देखकर वो रुकने की जगह उसके मुंह पर अपना बैग मारकर वहाँ से भागने लगती है। ये देखकर तो सभी लोग शॉक्ड होते हैं। इधर येजी भागते भागते एक डेड एंड पर पहुंच जाती है और एक खाली से वेयर हाउस में पहुंच जाती है। तभी वो पुलिस वहाँ पर आते हैं और उसे मार मार कर नीचे गिरा देते हैं। फिर एक बुली दूसरे बुली को संग को कॉल करने को कहता है ताकि वो उसे यहाँ पर बुला सके। तब उन्हें पता चलता है बहुत टाइम से उसका फोन बंद है। इधर गिंचोल गुस्से में येजी से पूछता है आखिर तुम्हारे बैग में क्या है जो इतना भारी है। फिर वो उसके बैग को देखता है जिसमें खाली ईंटें भरे हुए थे। ये देखकर वो हैरान हो जाता है। तभी वहाँ पर माजिनो आता है। मैं अपना फोन नहीं उठा सकता क्योंकि वो टूट गया है। फिर येजी उससे पूछती है तुम्हें इतना टाइम कैसे लग गया। तब माजिनो वहाँ का मेन गेट बंद करते हुए कहता है यहाँ पर अगर किसी के साथ कुछ भी हो तो तब भी मुझे फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि यहाँ पर तुम सबको देखने वाला कोई भी नहीं है। जहाँ तुम सबने मुझे बुलाया था वहाँ पर बहुत सारे लोग देखने वाले थे मगर यहाँ पर कोई भी नहीं है। अब तुम सबको मेरे हाथों से कौन बचाएगा। ये सुनकर पुलिस पूछते है ये तुम क्या बोल रहे हो, क्या तुमने ये सब प्लान किया था। अब हम 8 घंटे पहले का सीन देखते हैं जहां वो चोमू बच्चा माजिनो को लेकर वहां से चला जाता है और 3 घंटे बाद माजिनो उन पुलिस पर नजर रखे हुए था। तभी वहां पर येजी आकर उसे पकड़ लेती है और उससे बोलती है मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। तब माजिनो बोलता है मेरा नाम संग है। ये सुनकर येजी माफी मांगते हुए बोलती है सॉरी मुझे लगा था तुम कोई और हो, उसकी मदर ने कहा था मैं उसे एक मैसेज पहुंचा दूं, ये बहुत ही अर्जेंट है। ये सुनकर माजिनो परेशान होते हुए पूछता है क्या मेरी मदर, उन्हें क्या हुआ है। ये सुनकर येजी स्माइल करती है। माजिनो ये संग वाला नाटक बंद करके उसके सामने असली वाला पहचान लाए। अब हम 2 दिन पहले का सीन देखते हैं जहाँ येजी माजिनो का एड्रेस स्कूल से लेकर ऑर्फनेज पहुंच जाती है और वहां पहुंचकर उसकी मदर से माजिनो के बारे में पूछती है। तब वो कहती है मुझे नहीं पता वो कहाँ पर गया है। तभी वो देखती है वहाँ पर ऑर्फनेज के बच्चों के लिए बहुत सी चीजें हैं। ये देखकर वो उस कंपनी का नाम पता लगाने लगती है जिसने उसे यहाँ पर भेजा था। वो पता करते करते संग के फादर के बारे में पता लगा लेती है और फैमिली फोटो देखकर वो समझ जाती है ये वही है जिसे वो लोग ढूंढ रहे थे और उसे पूरा उम्मीद था माजिनो भी वही मिलेगा। फिर वो अपने मॉम डैड से ट्रांसफर की बात कहती है। ये सुनकर उसके पेरेंट्स बहुत ही शॉक्ड होते हैं। तब वो कहते हैं मगर तुम जहाँ ट्रांसफर लेना चाहती हो वो स्कूल बहुत ही दूर है। तब वो कहती है क्यों ना हम वहाँ पर शिफ्ट हो जाए। फिर वो सभी शिफ्ट होकर यहाँ पर आ गए थे। ये सुनकर माजिनो शॉक्ड होते हुए पूछता है क्या तुम सही में मुझे देखने के लिए यहाँ पर शिफ्ट हो गई हो। फिर वो कहती है मुझे तुम्हारे से बहुत से क्वेश्चन पूछने हैं इसलिए तुम मुझसे बाद में मिलना, अभी के लिए इस फोन को ले लो। ये शायद ऊपर से नीचे गिर गया था मगर इसकी अच्छी बात यह है कि इसका सिर्फ स्क्रीन टूटा है। मैंने इसके साथ ये नेम टैग भी देखा था और ये फोन पासवर्ड से प्रोटेक्टेड है इसलिए अभी तो हम इसे खोल नहीं सकते। ये सुनकर माजिनो उससे पूछता है इसका पासवर्ड क्या हो सकता है, जिसपे वो उसकी तरफ इशारा करते हुए कहती है तुम्हारा फेस है इसका पासवर्ड। जब माजिनो नर्स रूम में बैठा था तभी एक लड़की आकर नर्स को बुला कर ले जाती है। इधर माजिनो बैठे बैठे संग के फोन को देखे जा रहा था। वो उसका इंस्टा आईडी खोल कर देखता है जहाँ उसे अच्छी अच्छी फोटोज दिखती है। फिर वो उसका गैलरी देखता है जहाँ संग ने अपनी फोटोज ली थी, जहाँ उसके बॉडी पर बहुत सारे चोट के निशान थे और सभी चोट उसे अलग अलग डेट पर लगे थे। इसका मतलब ये है कि उसे रोज बुली किया जाता होगा। फिर उसे एक वीडियोस भी दिखता है जहाँ गिंचोल संग को मारे जा रहा था और वो उसके फेस पे नहीं मारता ताकि किसी को शक ना हो और वो उससे पैसे मांगते हैं, नहीं तो वो उसके वीडियो को वायरल कर देंगे। तभी अचानक से फोन बंद हो जाता है। फिर वो मनी मन सोचता है सभी लोग कमजोरों को बुली करते हैं, मुझे पुलिस को और सॉन्ग के पेरेंट्स को इस बारे में बताना होगा। तभी वहाँ पर येजी आती है जो उससे पूछती है क्या हुआ, क्या तुम्हें कुछ मिला। मैं अभी 10th में हूँ और तुम 11th में।
मगर फिर भी मैं तुमसे स्मार्ट हूँ। वैसे मुझे वीडियोस की आवाज आई, क्या तुम कुछ देख रहे थे? उससे तुम्हें कुछ पता चला? तभी माजिनो को अपने डैड की बात याद आने लगती है कि उसे कोई भी गड़बड़ नहीं करना और उनके बताए हुए रास्ते पर ही चलना है। फिर ये जी उससे कहती है स्कूल के बाद तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। मेरे अंकल को पता है फोन में से डाटा कैसे निकालते हैं, वो हमारे लिए डाटा कॉपी कर देंगे। तब वो कहता है क्या ये पॉसिबल है, क्योंकि ये पहले ही टूटा हुआ है। फिर ये जी उसे समझाती है दुनिया में ऐसा कोई भी काम नहीं है जो किया नहीं जा सकता। ये सुनकर माजिनो वहाँ से जाते हुए बोलता है इससे क्या बदल जाएगा, मुझे इन सभी चीजों से मतलब नहीं है। उसकी बातें सुनकर ये जी पूछती है आखिर वो गुस्सा क्यों हो रहा है। फिर वो कहता है मैं गुस्सा नहीं हूँ, इस दुनिया में बहुत सारे गैंगस्टर है जो मेरे से लड़ना चाहेंगे और मुझे कुचलना भी चाहते हैं। ये जी तुम्हारे अंकल के पास बाद में चलेंगे, उससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। ये कहते हुए माजिनो काफी सीरियस दिख रहा था। अब हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ माजिनो बोलता है चलो जल्दी से इन सभी को खत्म करते हैं। तब बोली कहता है क्या तू कोई मजाक कर रहा है, जिस पे माजिनो कहता है गलती मेरी ही थी, तो मैंने तुम्हें पहले खत्म नहीं किया था और मैंने तुझे ट्रेन के नीचे फेंका नहीं था। ये सुनकर पीले बाल वाला काफी डरने लगता है, मगर दूसरे बोली माजिनो का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं अबे जाना तू हमारा क्या ही कर लेगा। ये सुनकर माजिनो उन्हें जाकर मारने लगता है, जिस वजह से बोली के नाक से खून निकलने लगता है। ये देखकर वो गुस्से में माजिनो को मारने के लिए आगे बढ़ता है, मगर माजिनो उसके पंच को डॉच कर देता है और उसे मारते हुए सोचता है संग की कोई भी गलती नहीं है, फिर भी इन लोगों ने उसे मारा था। वो बंदा कमजोर है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सब उसे परेशान करोगे। मैं उसका बदला नहीं ले रहा, बल्कि ये लोग मुझे भी वैसे ही ट्रीट करेंगे। मैं इन्हें सिखा रहा हूँ कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वायलेंट है। ये कहते हुए माजिनो उसे किक मारकर दूर गिरा देता है। फिर वह बोलता है मैं तुम्हारी भाषा में समझाता हूँ, तुम्हारे से ताकतवर और क्रूएल इंसान भी इस दुनिया में है। फिर गिंचोल पीले बाल वाले को फाइट करने को कहता है, मगर वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था, मगर फिर भी वो फाइट करने के लिए जाता है। तभी माजिनो उसे एक ही पंच में नॉकआउट कर देता है और एक स्टिक उठाकर उसके सिर पर मारता है, जिस वजह से उसे बहुत दर्द होने लगता है और उसे याद आता है उसने भी ऐसा किया था, मगर आज उसे दर्द का भी एहसास हो रहा है। पहले वो दूसरों को दर्द दिया करता था, मगर आज उसे किसी और ने दर्द दिया है। तभी गिंचोल किक मारकर माजिनो के हाथ से वो स्टिक नीचे गिरा देता है। फिर वो एक के बाद एक मारते जाता है, जिससे माजिनो बचने का ट्राई करता है। ये देखकर ये जी समझ जाती है गिंचोल की स्पेशलिटी किक है, ऐसा लग रहा है जैसे इसने पहले फाइट सीखा है तभी ये ऐसे किक मार पा रहा है। मगर माजिनो कुछ कर क्यों नहीं रहा, आखिर वो वहाँ पर खड़ा क्यों है। उसे देखकर गिंचोल उसका मजाक बनाते हुए कहता है अबे क्या कर रहा है, क्या तू कैलकुलेशन कर रहा है या कोई न्यू टेक्निक को याद कर रहा है। तभी उसके फेस पर एक लात आकर लगता है। ये देखकर ये जी सोचती है ये तो उसी टेक्निक का यूज कर रहा है जो कुछ टाइम पहले गिंचोल कर रहा था, आखिर इसने ये कहाँ से सीखा। इधर गिंचोल चिल्लाते हुए कहता है आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई इस बेकार से किक को यूज करने की, फाइट में हमें साफ साफ दिख रहा था माजिनो उसके किक को कॉपी कर रहा है, मगर वो किसी तरह से उसे लात मारकर उसके नाक से खून निकाल देता है, जिस वजह से बोली अपना नाक पकड़ लेता है। तब माजिनो उसे एक के बाद एक किक मारते जाता है। इधर बोली को बिलीव नहीं हो रहा था आखिर वो कैसे हार गया, वो भी एक ऐसे लूजर से जिसे वो हमेशा मारा करता था। माजिनो उसे मारते मारते उसका बुरा हाल कर देता है। तब वो माजिनो को रुकने को बोलता है, मगर माजिनो संग की चोटों को याद करते हुए उसे और ज्यादा मारने लगता है। फिर माजिनो अपना लास्ट किक मारकर उसे गिरा देता है। इस लात के बाद वो बोली उठ नहीं पाता। ये सभी फाइट को येजी मस्त बैठकर पॉपकॉर्न खाते हुए देख रही थी। फिर माजिनो येजी को एक फोन देता है और बताता ये मेरी फैमिली ने दिया है। फिर येजी उन सभी पुलिस का वीडियो बनाने लगती है और कहती है जब ये लोग दूसरों की वीडियो बनाते हैं तब वो सभी उनके ऊपर हंसते हैं, मगर अब इन्हें देखो कैसे रो रही है, अब ये वापस से किसी और की वीडियो नहीं बनाएंगे। तब माजिनो गिंचोल का मुंह पकड़ते हुए कहता है आज के बाद से मैंने तुम्हें स्कूल में देख लिया तो याद रखियो मैं तेरा आईबॉल निकाल लूंगा, क्या तुझे मेरी बात सुनाई दे रही है। ये सुनकर वो बोली हाँ जवाब देता है। अब हम एक आदमी को देखते हैं जो अपने बॉस को बताता है गिंचोल ने बोला है वो खाली जगह को जल्दी भर देगा, जिस पर बॉस बोलता है क्या मुझे इन छोटी छोटी चीजों के बारे में सोचना पड़ेगा। तब वो आदमी कहता है माफ करना ये मैं खुद संभाल लूंगा। उसके बाद वो गिंचोल को कॉल करता है। कॉल का रिंग देखकर माजिनो उस फोन के पास जाता है और उसे तोड़ देता है और उसे नंबर बंद बताता है। तभी एक बंदा कहता है मैंने गिंचोल को एक गली में जाते हुए देखा था। तब वो आदमी उसे जल्दी से गिंचोल को ढूंढकर अपने पास लाने को कहता है। अब हम माजिनो को देखते हैं जो गिंचोल के फोन को तोड़कर पानी में फेंक देता है, जिसे देखकर येजी कहती है एक फोन पानी में गया छपाक और उसके साथ वीडियोस भी पानी में गए छपाक। फिर येजी उससे पूछती है जो तुमने रायता फैलाया है उसे कैसे साफ करोगे और वो लोग क्या तुम्हारे बायोलॉजिकल पेरेंट्स है। तब माजिनो बोलता है मुझे पता नहीं है, मुझे बस इतना पता है कि उन्हें मेरी हेल्प चाहिए और ऐसा करके मेरे ऑर्फेनेज को भी फायदा होने वाला है। फिर येजी उससे पूछती है तो क्या अब
तुम संग की पहचान लेकर जियोगे? तब वो कहता है जब तक कोई चमत्कार नहीं होता और संग होश में नहीं आता तब तक मुझे संग बनकर रहना होगा। जो लाइफ में जीता था वो इतना भी बेकार नहीं था। मैं हमेशा से लोगों के बात करने का टॉपिक हुआ करता था। वो लोग मेरे बारे में जाने बिना ही मुझे जज किया करते थे। मैंने अब उन सभी बुली से निपट लिया है जो लोग संग को परेशान किया करते थे। इसलिए अब मैं एक न्यू लाइफ स्टार्ट करना चाहता हूँ। भले ही मैं ये नहीं जानता ये न्यू लाइफ कब तक रहेगा। इधर मार्जिनो के पीछे हम उन्हीं गुंडों को देखते हैं जो गिंचोल को ढूंढने के लिए वहाँ पर आ गए थे, मगर वो लोग ढूंढ ढूंढ कर थक गए थे और वो उन्हें कहीं नहीं मिलता। अब हम कुछ दिनों के बाद का सीन देखते हैं जहाँ स्कूल में वही चोमू बच्चा मार्जिनो को कहता है सभी पुलिस आजकल अब्सेंट है और वो भी बिना किसी नोटिस के। लगता है उन सभी को किसी ने लेसन सिखाया है। वो सभी अभी हॉस्पिटल में हैं। वैसे तुम पढ़ क्यों रहे हो बल्कि जब तुमसे कोई बात कर रहा है, और ये तुम पिछले साल का मैथ का बुक क्यों पढ़ रहे हो? ये सुनकर मार्जिनो गुस्से में कहता है तुम कितना शोर करते हो, तुम मुझे स्कूल के बाद मिली हो। अब हम स्कूल के बाद का सीन देखते हैं जहाँ वो चोमू बच्चा मार्जिनो को एक ही मैथ का फॉर्मूला 10 बार बता चुका था, मगर मार्जिनो के भेजे में घुस ही नहीं रहा था। जिससे परेशान होकर चोमू कहता है क्या एक्सीडेंट के बाद से तुम सब कुछ भूल गए? अगर तुम्हें मैथ समझ नहीं आ रहा तो तुम फॉर्मूला याद करो। तभी वहाँ पर ये जी आकर कहती है इसे तो इंग्लिश और मैथ्स में डिफरेंस भी नहीं पता, इसे मल्टीप्लाई से स्टार्ट करना होगा। उसे देखकर चोमू कहता है तुम तो वही लड़की हो जिसे मैंने लॉबी में देखा था, तुम तो फर्स्ट ईयर में हो, फिर यहाँ पर क्या कर रही हो? तब ये जी मार्जिनो से कहती है संग क्या तुम्हें कोई बुली कर रहा है? वो सभी बुलीज कुछ दिनों से दिखाई नहीं दे रहे। मैं इन कुछ दिनों में स्कूल में ढल गई हूँ और मुझे कुछ समझ आया है। यहाँ पर हायरार्की सिस्टम चलता है जिसके हिसाब से थर्ड ईयर सबसे ऊपर रहते हैं और जो थर्ड ईयर वाले हैं वो 3 टीम में बढ़ जाते हैं। पहला कि किसके पास सबसे अच्छा फाइटिंग स्टाइल है और दूसरा किसके पास ज्यादा पैसे है, और सिव रैंक के लोग मिलकर क्लैन बनाते हैं। ये सुनकर मार्जिनो हंसते हुए कहता है ये कितना फनी है, क्या ये कोई गेम है? वो सब अपने आप को रैंक कैसे देते हैं? क्या वो सब गोल्ड सिल्वर डायमंड है? उसे देख कर ये जी सोचती है जब से इसने बोला है ये न्यू लाइफ जिएगा तब से इसके बोलने का तरीका भी बदल गया है। क्या ये अच्छी बात है या फिर बुरी? इधर वो चोमू बच्चा गुस्सा होते हुए कहता है संग तुम ये बात इतनी जोर से कैसे बोल सकते हो? अगर किसी ने तुम्हें सुन लिया तो? मगर उसे वो दोनों टोटली इग्नोर कर देते हैं। फिर ये जी कहती है वो सभी स्टूपिड अब यहाँ पर आने वाले हैं और मैंने सुना है वो सब अपने आप को रैंक लेटर के बेस पर देते हैं जैसे कि ABC। तब मार्जिनो कहते हैं बस बहुत हो गया, मुझे उनके बारे में और नहीं सुनना। अगर वो कुछ करेंगे तब मैं उन्हें सबक सिखा दूंगा। तभी उसके पास किसी का कॉल आने लगता है। ये कॉल सेक्रेटरी किम का होता है। इधर कुछ और पुलिस आपस में बात करते हुए कहते हैं जब से वो गिंचोल गायब हुआ है तब से उसे सीनियर पनिशमेंट दे रही है। फिर वो देखते हैं वैसे ये तो लूजर संघ है ना, गिंचोल का क्लैन इसे यूज करके काफी पैसे कमाता था और जब से वो नहीं आ रहा तब से काफी अच्छा दिखने लगा है। अब हमें इसे अपना शिकार बनाना चाहिए। फिर वो मार्जिनो को बुलाते हुए कहते हैं ओ इडियट इधर आ, क्या तुझे मेरी बात सुनाई दे रही है? ये सुनकर मार्जिनो उससे कहता है क्या तू ब्रोंज है या फिर सिल्वर? ये सुनकर सभी पुलिस आपस में डिस्कस करने लगते हैं इसे कैसे पता मैं ब्रोंज हूँ। फिर वो मार्जिनो को मारने के लिए बढ़ते हैं मगर वो तो वहाँ से गायब हो चुका था अपने कार में बैठकर। उन्हें देखकर किम कहते हैं आपके दोस्त आपको गेट तक छोड़ने आए थे, ऐसा लग रहा है जैसे आपने बहुत से दोस्त बना लिए हैं। ये सुनकर मार्जिनो बोलता है शायद हाँ, मगर अभी भी बहुत से लोग हैं जिन्हें संभालना बहुत ही मुश्किल है मेरे लिए। और जब मार्जिनो घर आता है तब उसकी मॉम उसका वेलकम करती है। वो अपने रूम में आकर सोचता है रोज ऐसा ही होता है, जिन्हें मैं मॉम कहता हूँ उनसे आज तक मैंने कभी बात नहीं किया, मगर जैसे वो मुझे देखती है और मुझे टच करती है वैसे तो सिर्फ एक मदर ही करती है। नहीं नहीं, मुझे इस बारे में कुछ ज्यादा नहीं पता। मुझे संघ के बारे में पता लगाने के लिए इस फोन को सही करवाना होगा, शायद मैं इसके बाद अपने आप को समझ पाऊँ। तभी वहाँ पर उसके डैड आते हैं जो उस पर गुस्सा करते हुए कहते हैं स्कूल से आते ही तुम सो गए, मुझे नहीं पता तुम पिछले लाइफ में कितने लेजी थे, मगर यहाँ पर ऐसा नहीं चलेगा। तुम्हें अब से बिल्कुल अलग लाइफ जीना है, बिल्कुल संघ की तरह। क्या तुम अपने न्यू स्कूल में ढल गए हो? जिस पे मार्जिनो बोलता है हाँ हल्का सा, और उनसे पूछता है क्या मुझे कुछ और करना है स्टडी के अलावा। तभी वहाँ पर कुछ लोग आते हैं जिससे इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहते हैं ये तुम्हारे टीचर है जो तुम्हारे ग्रेड को सही करने में हेल्प करेंगे। इनकी हेल्प से तुम कोरियन यूनिवर्सिटी में पढ़ोगे, वो भी मेडिकल की पढ़ाई के लिए। उसके बाद तुम्हें डॉक्टर भी बनना है। ये सुनकर मार्जिनो शॉक्ड हो जाता है। तब डैड कहते हैं तुम सिर्फ फर्स्ट आते रहो, मैं तुम्हें यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलवा दूंगा, तुम्हें सिर्फ फर्स्ट आना होगा और कोरियन मेडिकल यूनिवर्सिटी में जाना होगा, नहीं तो देख लेना तुम्हारी नन और ऑर्फनेज को दुख दर्द झेलना पड़ेगा। ये एक ऐसा रास्ता है जिससे तुम अपने घटिया लाइफ से बाहर नहीं निकल पाओगे, ये तुम्हारे पास आखिरी रास्ता है, याद रखना इस बात को। ये सभी बातें सुनकर मार्जिनो रात में सोच रहा था मैं ऐसी लाइफ
टाइप तो चाहता था, मगर मुझे अच्छा क्यों नहीं लग रहा। आखिर संग किस टाइप की लाइफ जी रहा था। तभी उसके पास येजी का मैसेज आता है। फिर माजिनो येजी का मैसेज देखते ही घर से निकल जाता है। इधर बुली स्टूडेंट को मार रहे थे क्योंकि वो सभी उन्हें उतने पैसे लाकर नहीं दे रहे थे जिन्हें उतने चाहिए थे। तभी उनकी नजर माजिनो पे पड़ती है जो कि कहीं जा रहा था। उसे देखकर वो समझ जाते हैं उनके पैसों की परेशानी सिर्फ माजिनो ही दूर कर सकता है। अब हमें पता चलता है माजिनो येजी से मिलने इसलिए जा रहा है ताकि वो अपना टूटा हुआ फोन अंकल से सही करवा सके। तभी बुल्ली आकर उसका फोन छीन लेता है और उसके अगले पल ही वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट होता है क्योंकि एक अमीर बच्चे के हाथ में एक टूटा फोन था। माजिनो को उनसे लड़ना नहीं था इसलिए वो उन्हें जल्दी से निपटने की कोशिश करता है। फिर वो उन्हें कुछ पैसे देते हुए कहता है आज के लिए पैसे लेकर चले जाओ और मेरा फोन वापस कर दो। जिस पर बुल्ली कहता है ठीक है, मगर वो उसका फोन उसे वापस देने की वजह जमीन पे गिरा देता है और फिर वो उस फोन को पैर से कुचलने लगता है। तभी माजिनो उसके पैर को पकड़कर उससे माफी मांगने का ट्राई करता है ताकि उन्हें लगे वो सही में संग है। ये देखकर वो सभी बुलिस हंसने लगते हैं। तब वो अपना कंट्रोल खोकर उसके पैरों को तोड़ देता है जिस कारण से बुली दर्द से चिल्लाने लगता है जो देखकर उसके साथी माजिनो को मारने के लिए बढ़ते हैं। तभी वहाँ पर एक लंबा चौड़ा इंसान आता है और पूछता है ओए बच्चे क्या तू संग है। ये सुनकर माजिनो सोचने लगता है आखिर ये कौन है, क्या ये मिलिट्री में काम करता है या फिर ये कोई टीचर है। वैसे भी मुझे इससे क्या, ये जी मेरा इंतजार कर रही होगी इसलिए मुझे यहाँ से जल्द जाना चाहिए। तभी एक बुली उस इंसान से पूछता है सर आप कौन हैं। तब दूसरा बुली उसे पीछे खींचते हुए कहता है क्या तू इस आदमी को नहीं जानता, इसका नाम डोक्योक है, शायद तू उस टाइम स्कूल में नहीं था इसलिए तुझे नहीं पता। ये कहकर वो उन सभी को वहाँ से लेकर चला जाता है और जब वो इंसान माजिनो को देखता है तब वो वहाँ पर नहीं था, वो पहले ही टैक्सी में बैठकर वहाँ से निकल गया था। ये देखकर वो इंसान इसे रोकने का ट्राई करता है मगर माजिनो तो वहाँ से जा चुका था। ये देखकर डोक्यो को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अब हम माजिनो को अंकल के पास देखते हैं जहाँ वो पूछती है क्या ये फोन कार के नीचे आ गया था, ये बहुत डैमेज है, इसे सही करने में बहुत ही मेहनत लगने वाली है। तब ये जी उनसे पूछती है अंकल क्या इसे सही करना इम्पॉसिबल है। ये सुनकर अंकल कहते हैं क्या तुम्हें इसकी इतनी जरूरत है, फिर तो मैं इसका डाटा रिकवर करने का ट्राई करता हूँ मगर फोन को पूरी तरह से फिक्स करना बहुत ही मुश्किल रहेगा। फोटोज वीडियोस ऐप जो भी मैं रिकवर कर पाऊँ मैं उसे रिकवर कर लूंगा, पहले मैं इसे क्लाउड में अपलोड कर देता हूँ ताकि तुम सब देख पाओ। ये जैसे ही अपलोड हो जाएगा वैसे ही तुम्हारे फोन में एक नोटिफिकेशन जाएगा। ये सुनकर येजी और माजिनो ने थैंक्स कहते हैं। दूसरी तरफ हम उस बुली को देखते हैं जिसके पैरों में फ्रैक्चर आ चुका था जिस कारण से उसे हॉस्पिटल जाना पड़ता है। अब वो सही से चल भी पा नहीं रहा था जिस कारण से उसे माजिनो पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। फिर वो कहता है तुम कितने ज्यादा डर गए थे कि तुम हमें यहाँ पर लेकर आ गए। फिर दूसरा बोलता है नहीं नहीं मैं तो तुम्हारे कारण ही हॉस्पिटल आया हूँ। जिस पे बुली उससे उस इंसान के बारे में पूछता है जिससे उनका सामना हुआ था। तब वो कहता है तुमने उसे देखा था ना, उसके पास ऐसी बॉडी है, हाई स्कूल से ही थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट उसे अच्छे से जानते हैं, वो एक बीस्ट है। मैंने सुना था उसने हाई स्कूल में बहुत से पुलिस को एक साथ ही अकेले हरा दिया था मगर वो सेकंड ईयर वालों को खत्म करता इससे पहले ही वो यहाँ से चला गया क्योंकि उसके फादर मिलिट्री में है और उनका ट्रांसफर हो गया था। उस टाइम पर वो संग का बॉडीगार्ड हुआ करता था, संग उसके बिना कहीं भी जाता नहीं था मगर वो बंदा वापस क्यों आ गया, क्या उसका फिर से ट्रांसफर हुआ है। तभी वहाँ पर एक बुली आता है जो कि मे को आवाज देता है। ये सुनकर मे कहता है मैंने पैसे भिजवा दिए हैं। तब वो कहता है तुमने अच्छा काम किया मगर क्या तुम्हें गिंचोल अभी नहीं मिला। तब संगमे कहता है नहीं तो वो अपने घर भी नहीं है, मैं उसके घर भी गया था लेकिन वो वहाँ पर नहीं है, उसके पेरेंट्स को उसकी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। वैसे क्या अब हम सब सेकंड रैंक पर अपग्रेड हो जाएंगे। जिस पर वो इंसान गुस्से में कहता है तुम सब अभी 0 हो, तुम्हारा तो कुछ भी नहीं हो सकता, पहले अपने आप को साबित करो उसके बाद अपना रैंक अपग्रेड करना। संगमे अपने सीनियर से पूछता है क्या आपको पता है डोक्योक वापस आ गया है। जिस पे उसके सीनियर्स कहते हैं डोक्योक। उनकी बातें सुनकर साइड वाला बुली सोचता है क्या हमारा सीनियर और डोक्योक एक दूसरे को जानते हैं, मगर कैसे। अब हम स्कूल का सीन देखते हैं जहां डोक्योक भी उस स्कूल में ट्रांसफर ले चुका था और उसके फादर का भी ट्रांसफर सिटी में हो गया था। टीचर उसका इंट्रोडक्शन देते हुए कहते हैं ये भले ही बहुत ही डरावना दिखता है मगर इससे डरने की जरूरत नहीं है। डोक्योक आते ही माजिनो की तरफ इशारा करता है जिसपे वो चोमू बच्चा कहता है ये तो तुम्हें ही देख रहा है क्या तुम इसे जानते हो। इधर माजिनो के तो होश ही उड़े हुए थे
से कि एक ऐसी मुसीबत आ गया। फिर डोक्योक डायरेक्ट माजिनो के पीछे आकर ही बैठ जाता है और वो आते ही माजिनो को हक करके कहता है, तुम ऐसे प्रिटेंड क्यों कर रहे हो जैसे तुम मुझे नहीं जानते, मैं तुम्हें बहुत ही मिस कर रहा था। हम देखते हैं कि डोक्योक माजिनो से मिलकर बहुत ही खुश था और उसके आंखों से खुशी के आंसू भी निकल रहे थे। इधर माजिनो गुस्से में कहता है, आखिर तुम क्या कर रहे हो, मुझे जाने दो नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। टीचर उन्हें देखकर अलग ही शॉक्ड हो रहे थे। ये सुनकर वो माजिनो को उठाते हुए कहता है, क्या तुमने मुझे इतना मिस किया कि तुम मुझे जान से मारना चाहते हो? हम दोनों को मिले कितने साल हो गए हैं, ये मैं डोक्योक हूँ, क्या मैं तुम्हें याद नहीं हूँ? तभी वो चोमू बच्चा उसे बताता है संग का कार एक्सीडेंट हो गया था जिस वजह से उसकी मेमोरीज चली गई है। ये सुनकर डोक्योक संग को नीचे रख देता है। फिर चोमू उससे पूछता है, क्या तुम इसके साथ कांटेक्ट में नहीं थे? फिर डोक्योक माजिनो को कहता है, संग मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा तुम्हारी मेमोरीज वापस लाने में, तुम मुझसे बहुत सालों बाद मिल रहे हो। उसकी ये बातें सुनकर माजिनो ये तो समझ जाता है कि ये कोई बेकार इंसान नहीं है। अब हम उस बुली को देखते हैं जिसके पैरों में फ्रैक्चर आ गया था, उसका नाम कीते है। फिर उसका दोस्त पूछता है तुम्हारा पैर कैसा है? तब वो बताता है पहले से सही है, अब मुझे ज्यादा दर्द नहीं हो रहा, वैसे भी मैं इस चांस को यूज करना चाहता हूँ ताकि मैं डी रैंक पर पहुँच सकूँ। तभी उसका साथी कहता है, संगुन का क्या हुआ, वो तो वेपन यूजर है ना, क्या तुम उससे लड़ना चाहते हो? जिस पे कीते बोलता है, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, मैं अपने ही साथी से क्यों लड़ूंगा, मैं तो बस उसे सरपास करके उसका रैंक और रिस्पेक्ट लेना चाहता हूँ। अब हम क्लास का सीन देखते हैं जहाँ डोक्योक माजिनो को लंच पे बुलाता है, मगर माजिनो वॉशरूम का बहाना देकर वहाँ से निकल जाता है। वो जाते हुए अपने फोन को चेक कर रहा था मगर उसे अभी भी कोई नोटिफिकेशन नहीं मिला था। तभी कुछ स्टूडेंट आकर माजिनो को उठाकर वहाँ से ले जाते हैं। इधर डोक्योक उसका इंतजार कर रहा था। तभी वो चोमू आकर उसे बताता है संग को कुछ स्टूडेंट उठाकर ले गए हैं। ये सुनकर डोक्योक उस साइड जाते हुए याद करता है पहले माजिनो को बहुत से बच्चे बुली किया करते थे। जब वो वॉशरूम जाता है तब उसको कोई भी नहीं दिखता, बुली गेट के पीछे छुपा हुआ था और वो मन ही मन सोचता है ये सुबह से माजिनो के साथ चिपका हुआ था, मुझे पता था ये इडियट मेरे जाल में फंस जाएगा। ये कहकर वो उस पर स्टिक से हमला कर देता है और सोचता है मेरे सीनियर इसे जानते हैं, अगर मैं इसे हरा दूंगा तो मुझे पावर मिल जाएगा, ये मेरे स्टिक से मार खाने के बाद वापस नहीं उठेगा। ये कहकर वो उसे हिट कर देता है। ऐसा करते ही डोक्यो के सिर से खून निकलने लगता है। दूसरी तरफ वो स्टूडेंट्स माजिनो को एक जगह पर लेकर जाते हैं और उसे खाने के लिए ब्रेड देते हैं। तब माजिनो उसे खाते हुए पूछता है, क्या ये कोई नया तरीका है किसी को बुली करने का? तभी उसके फोन में नोटिफिकेशन आता है जिसका मतलब अंकल ने उसके फोन का डाटा रिकवर कर लिया था और उसके फोन में भेज दिया है। तब वो वहाँ से जाते हुए कहता है मेरा पेट भर गया है। फिर वो पुलिस कहते हैं अगर तुमने ये सब खत्म नहीं किया तो देख लेना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। ये सुनकर माजिनो एक बार में ही पूरा ब्रेड खा जाता है और बाहर आकर सोचने लगता है इसमें कुछ मैसेज और फोटोज है, ये क्या है? उसमें बहुत से कैट की फोटोज थी जो माजिनो को काफी क्यूट लगता है। तभी उसे कुछ रिकवर मैसेज दिखते हैं जो उसे 3 दिन पहले रिसीव हुए थे। इधर वो बोली डोक्यो के सिर पे मारे जा रहा था। फिर डोक्यो की याद करता है उसके फादर उसका पास्ट को भुलाना चाहते हैं ताकि वो किसी प्रॉब्लम में ना पड़े, इसलिए उन्होंने उसे बॉक्सिंग सिखाना स्टार्ट कर दिया था। पहले तो उसे ये पसंद नहीं आया मगर धीरे धीरे उसे इंटरेस्ट आने लगा। उसे डॉज करने में प्रॉब्लम आती है मगर वो एक डॉज करने के बाद अपने ओपोनेंट को खत्म कर देता है। अगर उसे बॉक्सिंग कंपटीशन में पार्ट लेना है तो उसे फाइट करना छोड़ना होगा। ये सब याद करके वो उस बुली को धक्का देता है जिस कारण से वो नीचे गिर जाता है। फिर वो कहता है अगर तुम ऐसे फाइट कर सकते हो तो इसका मतलब तुम्हारा पैर बिल्कुल ठीक है, अगर मैं तुम्हारा प्लास्टर हटा दूं क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हारी हेल्प करूं? ये कहकर वो उसके फ्रैक्चर पैर पर एक पंच मारता है जिस कारण से प्लास्टर टूट कर नीचे गिरने लगता है, जिस वजह से बुली दर्द से चिल्लाने लगता है। फिर वो जाते हुए कहता है मुझे अपना पास्ट क्लियर रखना होगा और अपना एम भी ढूंढना है और सबसे इम्पोर्टेंट मुझे संग को भी प्रोटेक्ट करना है। इधर माजिनो के पास एक चोमू आकर कहता है तुम्हें तो वो सभी बुली वॉशरूम में घसीट कर ले गए थे। तब माजिनो बोलता है नहीं तो वो सभी मुझे ब्रेड खिलाने लेकर गए थे। फिर चोमू से बताता है डोक्योक तुम्हारी हेल्प करने के लिए गया था। ये सुनकर माजिनो उस तरफ जाने लगता है। तभी उसे डोक्योक दिखता है जिसके सिर से खून निकल रहा था मगर वो माजिनो से उल्टा पूछता है क्या तुम ठीक हो? मैंने सुना वो सभी तुम्हें बुली कर रहे थे। उसे देखकर माजिनो थोड़ा शॉक्ड होते हुए सोचता है संग के पास भी एक रियल फ्रेंड है। तभी डोक्योक को दर्द होने लगता है। तब माजिनो उसे हॉस्पिटल जाने को कहता है मगर डोक्योक मना कर देता है। ये सुनकर माजिनो उसे खींच कर ले जाने लगता है। तब डोक्योक को एहसास होता है इसके हाथों में बहुत ही स्ट्रेंथ है।
इधर जब सनबे को पता चलता है कीते उसे सरपास करने के बारे में सोच रहा है, इसी वजह से वो दोक्यो को हराने गया था, तब वो उसे और ज्यादा कूट कर वहाँ से चला जाता है। इधर माजिनो दोक्यो को हॉस्पिटल लेकर आया था, जहाँ दोक्यो कहता है डॉक्टर ने बेकार में ही प्लास्टर लगा दिया, वैसे भी मेरे बोन्स बहुत ही मजबूत है, इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है। तब माजिनो बोलता है डॉक्टर ने तुम्हें केयरफुल रहने को कहा है, तुम्हारे बोन्स अभी भी ग्रो हो रहे हैं, इसीलिए वो काफी नाजुक है। तब वो कहता है मैं समझ गया, अब चलो तुम मुझे मेरा बैग वापस कर दो, जिस पे माजिनो बोलता है नहीं नहीं मैं इसे कैरी कर लेता हूँ। तभी उसके पास उसके डैड का कॉल आता है, जो उससे पूछते हैं तुम अभी कहाँ पर हो। तब माजिनो कहता है मेरे दोस्त के हाथ में चोट लग गया था, इसलिए मैं उसके साथ घर आ रहा हूँ। ये सुनकर उसके डैड गुस्से में बोलते हैं अबे तू बावला हो गया है क्या, मैं तुम्हारे लिए कार भेज रहा हूँ, जल्दी से यहाँ पर आ जाओ, तुम्हारे ग्रैंडफादर तुमसे मिलना चाहते हैं और तुम्हें अपने ट्रेनिंग के बारे में भी पता करना है किम से, और जब भी तुम्हारे ग्रैंडफादर तुमसे मिलना चाहते हैं तब तुम्हें जल्दी से घर आना होगा, भले ही कुछ भी क्यों ना हो जाए। तुम्हें मेरी बात समझ में आई? उनकी बात सुनकर माजिनो दोक्यो का बैग चोमू को पकड़ा कर कहता है मुझे माफ करना, मुझे अभी जाना होगा क्योंकि मुझे कुछ अर्जेंट काम आ गया है। ये सुनकर डोक्यो कहता है ठीक है कोई बात नहीं। इधर ये सब देखकर चोमू बच्चा सोचने लगता है आखिर मैं इन लोगों के साथ कर क्या रहा हूँ। और जब दोक्यो और चोमू घर जा रहे थे तभी उन्हें रास्ते में सनबे दिखता है, जो अपनी गैंग के साथ वहाँ पर आया था। डोक्यो उसे पहचान नहीं पाता, जिस कारण से सनबे की अपने गैंग के सामने ही बेइज्जती हो जाती है। फिर डोक्यो बोलता है ऐसा लग रहा है जैसे तुम मुझसे रिवेंज लेने आए हो उस बात का जो शायद मैंने पास्ट में किया हो। और फिर वो उसके बाद सर झुकाते हुए उससे माफी मांगता है जो उसे याद तक नहीं है। तब सनबे कहता है नहीं नहीं तुम्हें सॉरी फील करने की जरूरत नहीं है। ये कहकर वो उसके सिर पर डंडे से हिट कर देता है। फिर वो उसे चिढ़ाते हुए कहता है आज से मैं तुम्हें सॉरी कहूंगा। सनबे ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि उसे पता था ये बॉक्सिंग कंपटीशन में पार्ट लेने वाला है, अगर इसने पार्ट लेने से पहले कोई फाइट कर लिया तो इसे कंपटीशन में हिस्सा लेने नहीं दिया जाएगा। उसके बाद उसके सभी साथी डोक्यो पर हमला कर देते हैं। तब डोक्यो चोमू को वहाँ से भागने को कहता है, मगर चोमू तो वहाँ पहले ही भागने लगा था। ये देखकर डोक्यो काफी शॉक्ड होता है और फिर उसके पीछे भागते हुए कहता है तुम अकेले कैसे भाग सकते हो। इधर सनबे हंसते हुए कहता है मुझे इनके बारे में पता था, इसलिए मैंने इसका भी तैयारी कर रखा है। इधर उसका एक आदमी चोमू को एक डंडे से मारकर गिरा देता है और जैसे ही डोक्यो को उसे बचाने जाता है तब दूसरा बंदा उसका सिर पर हिट कर देता है। फिर वो सोचने लगता है मुझे पता था वो हमें भागने नहीं देंगे, मैं भी पहले अपने दुश्मन को ढूंढ ढूंढ कर मारा करता था। फिर सनबे उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है अब सिर्फ तुम्हारे पास एक ही रास्ता है बचने का। इधर डोक्यो लड़ने के लिए रेडी हो जाता है क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन बचा नहीं था। अब हम डोक्यो का पास्ट देखते हैं जहाँ वो स्कूल में सभी बच्चों को बुली किया करता था और वो आज तक किसी से हारा नहीं था। वो लोगों को जितना मारता था उतना ही उसे खुशी मिलता था, उसे अपने से कमजोर लोगों को कुचलने में मजा आता था। यहाँ तक कि उसने सनबे को भी मारकर अपना गुलाम बना रखा था। और एक दिन डोक्यो ने एक बच्चे को लगभग मार ही दिया था। तभी उसके पास संग आकर उसे रोकते हुए कहता है डोक्यो तुम रुक जाओ, नहीं तो तुम अपनी लाइफ को खराब कर लोगे। उसकी बातें सुनकर डोक्यो को अपनी गलती का एहसास होता है। फिर वो संग और अपने फादर से वादा करता है कि आज के बाद से वो कभी भी लड़ाई नहीं करेगा और एक अच्छा इंसान बनकर दिखाएगा। अब सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ सनबे उसे मारने के लिए बढ़ रहा था, जिनसे बचने के लिए वो फाइटिंग मोड में आ जाता है। उसे पता था इस रास्ते से भागने का कोई भी फायदा नहीं है, ये सभी उसे यहाँ से जाने नहीं देंगे। तभी वो सभी चोमू को मारने लगते हैं। उसे बचाने के लिए डोक्यो उसे अपने पीछे कर लेता है, जिस वजह से बुली उसके पीठ पर मारते जाते हैं और वो सभी मारते मारते थक जाते हैं। तब डोक्यो उसे बोलता है इसे जाने दो, यहाँ पर तुम्हारी दुश्मनी मेरे से है ना कि इससे। ये सुनकर सनबे बोलता है ये बात तो डिपेंड करेगा तुम्हारे परफॉर्मेंस पे, सबसे पहले तू घुटने पर बैठ जा। ये सुनकर डोक्यो को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन फिर भी वो घुटने पर बैठ जाता है। उसे ऐसी हालत में देखकर सब हंसते हुए कहते हैं ये कितना कमजोर है, उसकी तो सिर्फ बॉडी है, वैसे तो रियल में एक लूजर है। फिर डोक्यो उसे चोमू को वहाँ से जाने देने के लिए बोलता है। तब सनबे कहता है अभी कहाँ, सबसे पहले तू मेरे पैरों के नीचे आ जा और घुटने पर बैठ जा। तू अब इतना हैरान क्यों हो रहा है, तू भी तो पहले सबसे यही करवाता था, क्या तुझे अपने दोस्त की चिंता नहीं है। इधर डोक्यो मन ही मन सोचता है अगर मैंने आज इन सभी को यहाँ पर खत्म कर दिया तब मैं एक बॉक्सर नहीं बन पाऊंगा और मेरी पूरी लाइफ खराब हो जाएगी। अगर मैंने इन सभी को यहाँ पर धो दिया तब ये और ज्यादा स्ट्रॉन्ग लोगों को अपने साथ लेकर आएंगे। ये बिल्कुल पास्ट की
तरह है। मैं इस एंडलेस लूप की तरफ फंसना नहीं चाहता। मुझे इस साइकिल को खत्म करना पड़ेगा और मुझे अपने प्रॉमिस को भी निभाना है। ये बात याद करके वो उसके पैर के अंदर से गुजरने की तैयारी करने लगता है। तभी वहाँ पर कोई स्कूटर चलाते हुए आता है, जिसकी आवाज से सनवे को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने साथी को स्कूटर चलाने के लिए मना करता है। लेकिन उसका स्कूटर वाला साथी कहता है, लेकिन मैं तो यहाँ पर खड़ा हूँ। ये देखकर वो सब हैरान होते हैं कि आखिर स्कूटर चला कौन रहा है। तभी वो अपने सामने देखते हैं कोई तो हेलमेट पहनकर स्कूटर चलाते हुए आ रहा है। ये बंदा कोई और नहीं बल्कि माजिनो होता है, जो जादू वाले स्कूटर पर बैठकर आता है और अपना स्कूटर उनके मुंह पर चलाने लगता है, जिसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं और उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पास्ट का सीन देखते हैं जब माजिनो को किम लेने आए थे। तब वो उसे चॉकलेट शेक देते हुए कहते हैं, आप हमेशा ये पिया करते थे अपने ग्रैंडफादर से मिलने से पहले, ये आपको काम डाउन करता था। ये सुनकर माजिनो सोचने लगता है, इन्हें पता है मैं असली संग नहीं हूँ, फिर भी ये मुझे उसकी तरह ही ट्रीट क्यों कर रहे हैं। तभी उसे वहाँ से बुली जाते हुए देखते हैं। उन्हें देखकर वो समझ जाता है कुछ तो गड़बड़ है। फिर उसे याद आता है उसके पास तो उसके दोस्त का भी नंबर नहीं है और वो उसे कॉल करके कैसे पूछे। तब वो किम को कुछ देर वहीं पर रुक कर वेट करने को कहता है और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी किम उसे पकड़ लेते हैं और उससे कहते हैं, तुम यहाँ से जा नहीं सकते। माजिनो को उनका स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा लग रहा था। उसे पता था किम एक नॉर्मल इंसान नहीं है। फिर माजिनो पूछता है, क्या हाई स्कूल में संग का कोई दोस्त था? मैं श्योर हूँ कि आपने उसे कभी भी उसके दोस्त के साथ देखा नहीं होगा और ना ही उसे हंसते हुए देखा होगा। संग को फाइनली एक दोस्त मिला है। मैं इन सभी बुली से डील करके जल्दी आ जाऊंगा, इससे पहले कि ये हॉट चॉकलेट ठंडा हो जाए। उसकी बात सुनकर किम उसे छोड़ते हुए कहते हैं, तुम लेट नहीं हो सकते, इसलिए जल्दी आना। तब माजिनो वहाँ से जाते हुए एक लेडी का स्कूटर उठा लेता है। इधर किम पहले तो कार के टायर को मार मार कर खराब कर देते हैं। फिर वो डैड को कॉल करके कहते हैं, हमारा छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, इसीलिए मैं यंग मास्टर को कुछ ही देर में दूसरे कार से लेकर आता हूँ। अभी वो बात कर ही रहे थे तभी कार का टायर पंचर हो जाता है, जिसकी आवाज से वो डर जाते हैं। दूसरी तरफ माजिनो उन सभी को मारते हुए अपने दोस्तों को वहाँ से भागने को कहता है और खुद उन सभी पुलिस को अपने पीछे भगाने लगता है। फिर वो भागते भागते एक जगह पहुँच जाता है जहाँ की डेड एंड था। वहाँ पहुँचकर वो बोलता है, ऐसा मत समझो कि मैं यहाँ पर फंस गया हूँ, बल्कि ये तो मेरी चाल है। और जब वो पीछे मुड़कर देखता है तब उसे वहाँ पर एक भी बुली दिखता नहीं है, जिससे वो समझ जाता है उसके दोस्त खतरे में हैं। इधर सभी पुलिस माजिनो के दोस्त के पीछे ही जा रहे थे और भागते भागते वो रोड के बीच में पहुंच जाते हैं और चोमू को एक ट्रक को हिट करने ही वाला था। तभी उसे डोक्यो को बचाकर वहां से ले जाता है, जिस कारण से पुलिस रोड के दूसरे साइड ही रह जाते हैं और डोक्यो और चोमू वहां से निकल जाते हैं। ये सभी दूर से माजिनो भी देख रहा था, जिससे उसे समझ आता है अब उसे उन बुली से निपटने की जरूरत नहीं है। फिर वो अपने घर पहुंच जाता है, जहाँ वो अपने ग्रैंडफादर के साथ बैठकर डिनर कर रहा था। माजिनो को वहाँ का एनवायरनमेंट काफी अजीब सा लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे ये एक फैमिली नहीं है। अब हम पास का सीन देखते हैं जहाँ किम माजिनो को टाइम से घर पहुँचा देते हैं। तब वो पूछता है, किम क्या आप यहीं पास में रहते हैं? ये सुनकर किम कहते, हाँ मैं उस विला में रहता हूँ, आप भी आराम कीजिए। अब हम किम को उनके घर में देखते हैं, जहाँ हम उनके बॉडी पर एक ईगल का टैटू देखते हैं। तभी वहाँ पर माजिनो आता है, जिसे देखते हुए पूछते हैं, क्या तुम इसी वजह से पूछ रहे थे कि मैं कहाँ पर रहता हूँ? तब माजिनो उनसे माफी मांगते हुए कहता है, ये मास्टर की मेरे घर पर था, इसकी वजह से मैं अंदर आया हूँ। वैसे थैंक्स, आपने डैड को कुछ भी नहीं बताया। तब वो पूछते हैं, क्या तुम यहाँ पर थैंक्स बोलने आए हो? तब माजिनो एक लिफाफा देते हुए कहता है, सेक्रेटरी किम, मुझे पता है आप एक एवरेज सेक्रेटरी तो नहीं हो, आप एक बॉडीगार्ड ही है ना। आपके घर को देखकर साफ साफ पता चलता है। ये सभी सामान तो मूवी की तरह दिख रही है, क्या आपके पास गन भी है? तब वो उसे मजाक ना करने को कहते हैं और काम की बात करने को बोलते हैं। तब माजिनो कहता है, मुझे हेल्प नहीं चाहिए, हमें स्टूडेंट के बीच की लड़ाई स्टूडेंट के बीच में ही रखनी चाहिए। वैसे मैंने यहाँ कुछ स्पेशल देखा है, क्या मैं उसे उधर ले सकता हूँ? अभी हमें पता नहीं चलता आखिर माजिनो ने उनसे क्या मांगा है। इधर हम उस बुली को देखते हैं जो अपने टीम मेंबर्स को डंडे से मारे जा रहा था। तभी वहाँ पर उस जगह का शॉप ओनर आता है और उनसे कहता है, तुम सब यहाँ पर रेगुलर आते हो। ये सुनकर वो उन्हें धक्का देता है और उन्हें जान से मारने ही वाला था। तभी कोई वहाँ पर पावर ऑफ कर देता है। ये देखकर बुली सभी को फ्लैश लाइट जलाने को कहता है। तभी वहाँ पर माजिनो आता है और उस गेट को डंडे से बंद करते हुए कहता है, मैं भी कल तक का इंतजार नहीं कर सकता हूँ, मुझे जल्द से जल्द इस मामले को निपटाना होगा। माजिनो ने लाइट विजन स्पेक्स पहन रखा था, जिस वजह से उसे अंधेरे में भी दिखाई दे रहा था। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। लगता है कि कल के वीडियो में आपने लाइक एम नहीं पढ़ा था, तो मैं बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो का लाइक एम है 3 के। अगर आपको ये एपिसोड थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।